आप यहाँ पे जब 10 साल तक हो, आप फेलियर को फील कर रहे, सिर्फ आप नहीं फेल हो रहे हो। मेरी सिस्टर हर बार ये मुझे फोन करके होप के साथ कहती है कि बिल्कुल डरना मत एग्जाम, उसके पीछे क्या है, उसका खुद का डर है। वो बेचारी डर रही है 10 साल से कि मेरा भाई कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एस्पिरेंट्स। आप रात को 2-2:30 बजे जाइए वारन में, आप अगर देखोगे इसको, अगर आपको ना पता हो कि यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहते हैं, आपको लगेगा कि ये कोई क्लबिंग वाला एरिया है जहाँ पे कॉलेज के बच्चे टाइम पास कर रहे हैं। वो बच्चा हमेशा उस चीज पे तरसा हुआ है, उसको भी चाहिए कि 4 लोग मुझसे इस तरह से ट्रीट करें, मुझसे बात करें, मैं भी ये जिंदगी देखूं, मैं भी बाहर जाऊं, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, मेरे दिमाग पे कोई प्रेशर ना हो कि घर में दाल पकी है कि नहीं पकी है। और वो जब यहाँ है तो उसने कट ऑफ कर लिया है खुद को अपनी सच्चाई से। आप देखिए कोई भी फैकल्टी है जो फैकल्टी बना है आज के डेट में, 99% वो लोग हैं जो फेलियर्स थे अपने करियर में। बट आज जिस पोजीशन में शुभ्रा रंजन से बेहतर कौन होगा मार्केट में, बताइए। या फिर विकास देवी क्वालिफाइड, तो मैं उनको अलग कैटेगरी, ठीक है। या फिर अवध ओझा सर को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप उनको तारीफ कर सकते हो उनकी, बट द थिंग ही हैज डन बहुत कम लोग कर पाते सोसाइटी में। हर कोई जानता है उनको, उनकी बहुत सारी बातें बहुत लोग पसंद करते हैं। या फिर मृणाल सर, उन्होंने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में। आप लाइब्रेरीज में जाके देखिए, बंदा चाय पीने के बीच में पढ़ता है, पढ़ाई के बीच में चाय नहीं पीता है। ये रियलिटी है प्रिपरेशन की, ये रियलिटी है कि आप इसको कॉलेज का एक्सटेंशन मान के चल रहे हो। तो मेरे पास 2 बच्चे आए, मैं पर्सनल मेंटरशिप पर, उन्होंने मुझसे बोला सर आप पर्सनल मेंटरशिप दे दो मुझे। तो मैंने पूछा आपको क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस देखी थी बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा बेटा पापा को फोन करके कहता मुझसे नहीं होगा क्योंकि नहीं होगा तुमसे। मैंने चेक किया तो बेंस हो गया था, एंड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ब्राउज आईएएस चले जाइए, वहां से कोचिंग करिए, एंड दे आर द बेस्ट इन द मार्केट। तो मैं गया, मैं राउज में जब पहली बार गया तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सिलेक्शन कैसे होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड, कि अगर आप सिर्फ 45% स्कोर करते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, अगर आप सिर्फ 38-39% स्कोर करते हैं तो आपका मेंस क्लियर हो जाता है। मेरा प्रीलिम्स रुक गया 0.66 मार्क्स से। ये वो वाला दौर था जब विजन की 365 चलती थी, कि आपने अगर 365 पढ़ लिया, 50 टेस्ट लगा लिया तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। एंड उस ईयर की कट ऑफ 2016 के अभी तक की शायद रिकॉर्ड कट ऑफ 116 मार्क्स। मेरे फादर कहते थे कि 200 में से 200 क्यों नहीं ला सकते तुम प्रीलिम्स के टेस्ट में, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपके फादर के साथ कभी फ्री में इस पे चर्चा हुई है कि मुझे क्या करना है यार, कि अब मेरे 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं यार, आई गॉट टू डू वेरी गुड, इस बार तो मुझे मेंस में ही फोड़ देना है। हमारा होता है वॉरियर वाली जब से निकलती है, यहाँ पे कॉम्पेंसेट कर दूंगा। हाँ, मैं तो यहीं पे खत्म कर दूंगा। वो तेरे कौन कहता है आसमान में से रात नहीं सकता है, पत्थर तबीयत से चालू यार। मैंने उछाल दिया पत्थर, मैंने कहा देखते हुए पत्थर आगे मेरे सर पे गिर गया, वहाँ पे मेंस नहीं हुआ। अगर आपका फ्रेंड सर्कल पॉजिटिव है, अच्छा इन द सेंस कि दे आर आल्सो जेन्युइन एस्पिरेंट्स, ठीक है। अभी जेन्युइन एस्पिरेंट क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। फिर 21 में मैंने बिना घर पे किसी को बताया आरबीआई का फॉर्म भर दिया, आरबीआई ग्रेड बी का। घर पे क्यों नहीं बताया? घर पे नहीं बताया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज की ये प्रॉब्लम होती है कि हर एग्जाम के साथ हमारा स्टेटस का स्टेज जुड़ जाता है। क्या यूपीएससी वर्थ है? शिवजी वर्थ है, लेकिन यूपीएससी का वर्थ नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट इसका आंसर है सर, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है यूपीएससी। वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है अनुभव। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। अनुभव, एक आपके बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप? तो जैसा इन्होंने बताया, मेरा नाम अनुभव पांडे है और मेरा नेटिव प्लेस प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, पैदाइश हुई है। एंड स्टार्टिंग में अप टू 10th क्लास मेरी एजुकेशन भी वहीं पर हुई है। उसके बाद मैं मुंबई गया, वहाँ से 11th और 12th की मैंने मिठीबाई कॉलेज से। वहाँ जाने का पर्पस बेसिकली ये था कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, अच्छा। जो मैं नहीं बन पाया। फिर उसके बाद मैंने यूपीटीयू के कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया। एंड बीटेक के बाद फिर मैंने वहाँ जॉब की, क्योंकि मेरा मैकेनिकल ट्रेड था बीटेक का। तो उस वक्त मुझे मैकेनिकल अच्छा खासा था, तो मुझे ऐसा मेरा एम ये था कि ऑटोमोबाइल के किसी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे हम। तो ये सोच के मैं गया, लेकिन फिर जैसा होता है जनरली हमारे यहाँ कि अगर आप ईस्टर्न यूपी से और आपने यूपीएससी अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर आप नहीं हो ईस्टर्न यूपी से। एंड थोड़ा मन में भी था, बिकॉज हमने कई सारे रिलेटिव्स को, फादर के फ्रेंड्स वगैरह बनते हुए देखा था। लगे हुए वो वाले एरिया। हाँ। तो बेसिकली इलाहाबाद या उत्तर प्रयागराज जो है वो हब हुआ करता था यूपीएससी प्रिपरेशन का अप टू 2005-06। अच्छा। जब दिल्ली का राइज हुआ है उससे पहले ऐसा होता था कि वहाँ पे हॉस्टल है, ए एन झा हॉस्टल। तो ए एन झा हॉस्टल से बस जाती थी लबासना, इतने बच्चे क्वालिफाई करते थे कि अगर 300 सीट्स है तो उसमें से 50 स्टूडेंट्स वहीं से निकल रहे हैं, इस तरह से होता था। तो वो सब हमने सुनी हुई थी स्टोरीज, फादर के थ्रू, चाचा के थ्रू, या फिर कोई अंकल वगैरह है उनके थ्रू। तो ये था कि मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। सो आई केम ओवर हियर टू स्टार्ट माई जर्नी इन यूपीएससी, एंड तब से यहीं पर हूँ। एक ओवरव्यू दोगे कि कितने अटेम्प्ट दिए आपने, क्या रहा रिजल्ट? मतलब एक जर्नी कैसी रही आपकी? हाँ, जर्नी डिसीजन तो लिया। हाँ, वो जो हॉस्टल की स्टोरी सुन के कैसा था? तो जब मैंने स्टार्ट किया तो बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, स्टार्ट करते वक्त मुझे ये नहीं पता था कि पैटर्न चेंज हो चुका है, अब 2 ऑप्शनल नहीं होते हैं, कि ऑप्शनल होता है। ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी। मैं आया तो मेरे फादर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, तो उनके जो फ्रेंड्स सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, फादर उनसे मिलाने लेके गए कि जो जानते थे या जिनके फैमिली में कोई ऑफिसर था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ब्राउज आईएएस चले जाइए, वहाँ से कोचिंग करिए, एंड दे आर द बेस्ट इन द मार्केट। तो मैं गया, मैं राउज में जब पहली बार गया तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सिलेक्शन कैसे होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड, कि अगर आप सिर्फ 45% स्कोर करते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, अगर आप सिर्फ 38-39% स्कोर करते हैं तो आपका मेंस क्लियर हो जाता है।
तो वो सुन के मुझे लगा यार इतना कैपेबल तो मैं हूँ। अच्छा, ये 90% आ जाते थे। नहीं, ये तब से चल रहा है ये तब से चल रहा हाँ, है। तो मुझे लगा इतना कैपेबल तो मैं हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड मैंने कोचिंग जब ली तो वैसे ईयर कौन सा था तब ये? 2014 की बात 14 12 में मेरा बीटेक कंप्लीट होता है। हाँ। उसके बाद मैंने मुंबई में जॉब करी। जॉब मैंने की थी जो सर्विस सेंटर्स होते हैं वहाँ पे, बिकॉज मेरा ये पर्पस था कि मैं कोई पार्टी बनाऊंगा। तो कोर में जाके जॉब करने का मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि फिर आप वहाँ जाते हो तो फिर वही करते हो कि कोर में फिर आपका प्रमोशन। वो मेरा ये था कि नीचे का बिल्कुल काम सीखता हूँ, बिल्कुल नीचे का, फिर वो करता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया 2014 में, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। मुझे अभी भी एग्जैक्ट डेट है 11 जुलाई 2014 को मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। तो कोचिंग स्टार्ट हुई और मोस्ट ऑफ द कोचिंग में जैसा होता है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के साथ आपकी कोचिंग स्टार्ट होती है, जो दो सबसे ल्यूक्रेटिव सब्जेक्ट्स मैं बोलूँगा। ल्यूक्रेटिव क्यों कि पहली बार आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है ये मेरे राइट्स होते हैं, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा गवर्नमेंट ऐसे चलती है। एंड सेकेंडली विद इकोनॉमिक्स, अच्छा जो प्याज महंगी हुई थी इस वजह से हुई थी, जो ये हुआ था इस वजह से हुआ था, तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो आरबीआई पे नोट क्यों नहीं छापती है अभी पता चला एग्जैक्टली हाँ कि ऐसा क्यों होता है, अच्छा इसमें गवर्नर का साइन क्यों होता है, ये सारी चीज़ें एंड दे फैसिनेट यू एक्चुअली। क्योंकि अभी तक आपको ऐसा लगता है यार कि मैं कितना अनअवेयर सा बंदा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, अच्छा ये इसलिए होता है। तो वहाँ पर से जर्नी स्टार्ट होती है एंड तो फिर उसके बाद अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगे, कभी प्री फेल हुआ, कभी मेंस फेल हुआ, कभी कुछ दूसरे फील्ड में ट्राई करा। वो पूरी जर्नी चलती रही। इस जर्नी के बीच मैंने 2-3 चीज़ें रियलाइज़ करी कि जर्नी जब मेरी शुरू हुई थी थ्रू कोचिंग्स, तो शायद कहीं ना कहीं मैंने गलत डायरेक्शन में एनर्जी लगाई कि जो बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती है, क्या आपको रेफ़र करना चाहिए, वो चीज़ें नहीं समझ में आई उतनी। जब समझ में आई तो फिर आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपके पास अटेम्प्ट्स कितने बच रहे हैं, आप कितने साल निकाल चुके हो प्रिपरेशन में, उसका बैगेज एक अलग होता है। तो प्रिपरेशन आपकी बहुत अलग डायरेक्शन में क्यूरेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने चाइनीज़ रिवॉल्यूशन बहुत डिटेल में पढ़ा था वर्ल्ड हिस्ट्री, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में, जबकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। एंड फिर इसी तरह से अगर आप देखो वो वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स होते हैं ना, वर्ल्ड वॉर 2 या 1, हमें लगता है कि ये बहुत डिटेल में आएंगे, लेकिन कुछ या रशियन ये कुछ आता ही नहीं, मतलब हार्डली कुछ। एक्चुअली उसमें भी देखिए रीज़न यही है कि वो जब आप पढ़ते हो ना तो आपको फैसिनेट करते हैं कि अच्छा ये हुआ, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये इससे मिला, फिर इसने इसको चिट्ठी भेज दी, फिर ये हो गया, फिर इसकी वजह से ये, तो आपको बहुत मज़ा आता है बेसिकली। और दूसरे जो घर वाले होते हैं या किसी को पता भी नहीं होता, वो उनको एक्सप्लेन कर, तुम्हें पता है ऐसा हुआ था। एग्जैक्टली कि अगर कोई भी आप 4 लोगों के साथ बैठे हुए हो, इनफैक्ट अगर वो इन जनरल बात कर रहे हैं कि हमारे एरिया में ऐसा होता है, तो आप उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि आपको पता है इसके पीछे एक सोशल इकोनॉमिक कॉज है, इसके पीछे एक ज्योग्राफिक कॉज है, इसके पीछे एक हिस्टोरिक कॉज है। तो आप फिर वो चीज़ें आपको बहुत अंदर से मज़ा देती हैं। अगर मैं बहुत रॉ वर्ड यूज़ करूँ तो कोचिंग टीचर्स हैं वो भी काफ़ी फेमस है सब्जेक्ट में करते हैं। और कोचिंग टीचर्स के साथ एक अलग रीज़न भी है। देखिए कोचिंग टीचर्स अगर आपको सिर्फ कंटेंट पढ़ाने लगेंगे ना तो शायद हमें छोड़ के भाग जाएंगे, बट उसका एक एक्सटेंट डिसाइडेड नहीं है कि वो किस एक्सटेंट, वो जो एक रोमांटिक पिक्चर पेंट करनी है ना, वो किस एक्सटेंट तक पेंट करनी है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, पहले अटेम्प्ट में मुझे लिटरली कुछ हवा नहीं लगी कि यूपीएससी का प्रीलिम्स क्या है, लिटरली कुछ हवा नहीं लगी मुझे ये भी नहीं का होगा शायद फर्स्ट अटेम्प्ट 15 में। हाँ 15 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो अगस्त में होता था उस टाइम प्रीलिम्स। तो इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि कब आपको मेंस की प्रिपरेशन रोक के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। आई डिडंट नो दिस। मैंने कोचिंग में अपने टीचर्स वगैरह से बात करी थी, बट नहीं मुझे समझ में आया। ठीक है, फिर नहीं हुआ तो वहाँ पे मैंने आरबीआई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, बिकॉज मेरे फादर के एक फ्रेंड थे। अच्छा। तो उनके सन इन लॉ ही वॉज एन ऑफिसर इन आरबीआई, तो उन्होंने कहा कि इसको दिलवाइए। तो मेरा 0.25 मार्क्स से रह गया आरबीआई प्रीलिम्स। उस टाइम आरबीआई में प्रीलिम्स मीन्स दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होता था। देन आफ्टर दैट आई जॉइंड अ लाइब्रेरी। मैं लक्ष्मी नगर में प्रिपरेशन करता था, वहाँ पे 2 फ्रेंड्स मिले मुझे एंड दे यूज्ड टू स्टडी लाइक एनीथिंग। मतलब मैं जब लाइब्रेरी सुबह 8 बजे जा रहा हूँ तो वो पढ़ रहे हैं, मैं रात को 10 बजे वापस आ रहा हूँ तो वो पढ़ रहे हैं, मैं सुबह 6:30 बजे चला जाऊँ तो वो पढ़ रहे हैं। हो गया क्या अभी? नहीं, उनमें से एक बिहार ऑडिट ऑफिसर में भी सिलेक्शन हुआ है एंड एक फ्रेंड उसमें से वो कस्टम्स में सिलेक्ट हुआ है। हाँ दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। दोनों नहीं निकालते। यूपीएससी उसमें से एक बंदे ने इंटरव्यू दिया था, बट जस्ट आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स ही लेफ्ट द प्रिपरेशन बिकॉज थोड़ा सा घर का प्रेशर, ये सारी चीज़ें थी उसकी। जो सेकंड फ्रेंड है, अगर मैं आपको बताऊं आप लोग को सरप्राइजिंग लगेगा, स्टेट प्लस यूपीएससी मिला के उसने अभी तक 17 मेंस लिखे हैं। 17 मेंस और 2 इंटरव्यू। उसके बाद अब उसका सिलेक्शन हुआ है ऑडिट ऑफिसर में। रिकॉर्ड होल्डर। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी जर्नी और कितनी अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है।
तो उनके साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो वो मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन का फेज था। देन आई गॉट टू नो कि अच्छा कैसे करना होता है, उनके थ्रू पता चला। मैं अच्छी पढ़ाई होती थी, अच्छा हुआ मेरा प्रीलिम्स रुक गया 0.66 मार्क्स से। ये वो वाला दौर था जब विजन की 365 चलती थी कि आपने अगर 365 पढ़ लिया, 50 टेस्ट लगा लिया तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। एंड उस ईयर की कट ऑफ 2016 के अभी तक की शायद रिकॉर्ड कट ऑफ है, 116 मार्क्स गई कट ऑफ। तो मेरा 0.66 मार्क्स से वो रुक गया। सो आई वाज लाइक डिवास्टेटेड लाइक एनीथिंग। क्वेश्चन हाँ के कारण रुक गया। हाँ एग्जैक्टली। और पता कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था? जो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है इकोनॉमिक्स में, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस। उसका क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन भी याद है, 4 कंपोनेंट्स दिए हुए थे या 4 आइटम्स दिए हुए थे। द क्वेश्चन वाज कि इसमें से कौन सा करंट अकाउंट में आएगा। सिंपल क्वेश्चन ये था, ठीक है। और वो मैं कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, मेरा गलत क्यों हुआ, मैंने कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाई थी तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन गलत दे दिया था। तो मेरा कॉन्सेप्ट था वहाँ से गड़बड़ हो गया। जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं वापस आके उसको खोजने लगा कि यार मैंने तो पढ़ा था, ये कैसे गलत हो सकता है। बाद में जब मैंने मार्क्स काउंट किए, मुझे लगा कि ये इसी पे मैं फंस रहा हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट टेस्ट में देखा तो उन्होंने उसमें अपॉलॉजी दे रखी थी कि वहाँ पे हमसे एक्सप्लेनेशन गलत हो गया था, दिस इज द रियल एक्सप्लेनेशन। तो दीज थिंग्स ऑल्सो हैपन इन द प्रिपरेशन। तो ड्यू कोर्स में चलता रहा। फिर बीच में मैंने एक इंस्टीट्यूट में 1 साल की फिर पूरी टेस्ट सीरीज लगाई। तो मुझे लगा कुछ तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर मैंने जब घर पे बोला, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की टेस्ट सीरीज कितनी कॉस्टली होती है, क्लासेस कितनी कॉस्टली होती है। तो मैंने आई वेंट टू माई फादर एंड आई सेड कि मुझे मेंस की टेस्ट सीरीज लिखनी है। तो उन्होंने कहा बेटा तुमसे फ्री तो हुआ नहीं, तो मेंस की टेस्ट सीरीज क्या करोगे लिख के? मैंने कहा नहीं, एक बार ऐसे भी ट्राई करके देखने दीजिए मुझे। रीज़न वॉज कि मेरा एक फ्रेंड था, ही वाज आल्सो कस्टम ऑफिसर एज ऑफ नाउ। उसने पहले प्रिपरेशन छोड़ी तो IIM से उसने MBA करा, फिर उसका कस्टम्स में सिलेक्शन हो गया तो उसने वो ज्वाइन कर लिया। वो उसने मुझे सजेस्ट करा, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेंस लिख दिया था। उसने कहा कि यार एक काम कर, ऐसे ट्राई करके देख ले। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो एक जॉन एलिया का शेर है, अगर आप बताओ कि मर चुका हूँ मैं मगर जिंदा है दिल, दर्द जैसी कुछ दवाएं चाहिए। तो मैंने कहा चलो ख़त्म तो वही लिए, एक कोशिश कर लेते हैं कि मेंस की टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ट्राई करते हैं। तो मैंने पूरे साल, उसने मुझे ये सजेस्ट किया था कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपको टेस्ट सेम डेट पे जाके लिखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन। आप तैयार हो नहीं हो, टेस्ट एक भी मिस मत करना, अदरवाइज वहाँ से फिर आप डाउन हिल ही जाओगे। हाँ मेंस का टेस्ट, आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हो, जैसे ये आजकल के बच्चों के प्रिपरेशन में बहुत बड़ा फ्लॉ मैं देखता हूँ। आपने टेस्ट ज्वाइन कर लिया, फिर आप अपने कंफर्ट पे लिखने जा रहे हो कि यार एक काम करेंगे 2 टेस्ट साथ में लिख देंगे, वो नहीं करना होता है। तो या 10 टेस्ट है तो पहले 2-3 में रेगुलर होते, बाद के तो मतलब हाँ काउंट। बट मैंने लिखा, अराउंड 24-25 टेस्ट थे पूरे ईयर में, मैंने लिखा, मुझे उसका बेनिफिट मिला, मैंने मेंस लिखा उस ईयर में। अब मेंस में फिर क्या इशू हुआ कि कंटेंट आपका कंसोलिडेटेड ही नहीं है। जब मेंस का रिजल्ट आता है, फिर आप देखते हो कि मुझे रिवीजन करना है, तो आप देखते हो कि ये तो मेरा GS1 6 मटेरियल्स में है, आपका GS2 इतने मटेरियल्स में है, तो रिवीजन ही नहीं हो पाता है। तो मैंने मेंस लिखा और मेरे अच्छे नंबर तो मैं नहीं कहूँगा, गंदे नंबर थे। 70 मार्क्स से मेरा नहीं, मेंस के यूपीएससी एग्जाम में मैंने लिखा था 2018 में। तो 2018 में मेरे ऑप्शन में 254 थे, बाकी गंदे नंबर आए। ऐसे में बहुत ही गंदा नंबर है 97 बहुत गंदा नंबर था उस टाइम पे। उस टाइम पे एवरेज मार्क्स 130 होते थे। फिलोसफिकल नहीं होते थे। हाँ उस टाइम एक फिलोसॉफिकल होता था और एक नॉर्मल होता था, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि 130 तक तो ला देगा बंदा। गंदे नंबर आए। फिर उसके बाद मैंने फिर से किया, बट उसके बाद फिर मेरे 2 डिसेंट अटेम्प्ट्स गए। फिर मैंने उसके बाद सोचा कि यार अब थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए उसे। और मेरे फादर इसके अगेंस्ट है थोड़ा सा उस टाइम पे। ही वाज लाइक कि अगर आप पूरी जान से कोई चीज़ कर रहे हो फिर नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो उसको 2 चीज़ों को साथ में करोगे तो कैसे कर पाओगे। तो वहाँ पे फिर मैंने फिर भी उनसे कहा, मैंने कहा नहीं अभी मैं तब तक मतलब कितने अटेम्प्ट हो गए थे? मतलब 5 अटेम्प्ट हो गए। 5 लास्ट वाला मतलब बच रहे, मेरा लास्ट बच रहा था बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अब मैं पहले तो कोचिंग में जॉब करूँगा एंड फिर मैं रुक के देखूँगा। आई वॉन्ट टू जस्ट स्टॉप फॉर नाउ, क्योंकि मैं बहुत कंटिन्यूसली 5 साल से 6 साल से यही देख रहा हूँ और कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। सो इफ़ आई वॉन्ट टू कीप माई ड्रीम अलाइव, अगर मुझे इस सपने को जिंदा रखना है तो मुझे थोड़ा सा दीजिए, स्पेस दीजिए। तो वहाँ पे खान स्टडी ग्रुप कोचिंग है, इट्स अ वेरी ओल्ड एंड वेरी गुड कोचिंग। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने डायरेक्टली जाके सर से बात करी। मुझे वहाँ एक रज़ा सर मिले, मैंने सर से कहा कि सर देखिए मेरा ये सिचुएशन है, ऐसा है, मुझे चाहिए जॉब एंड नाउ यू हेल्प मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन।
तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप आइए, ऐसा ऐसा ही हमारे यहाँ सिस्टम है, आप बताइए आप किस में कंफर्टेबल रहोगे। देन आई आस्क्ड फॉर हिज सजेशन कि सर मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप इवैल्यूएशन से स्टार्ट करो, बिकॉज आपका प्रॉब्लम मेंस का है, प्रिपरेशन को आप कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप एक बार पेपर इवैल्यूएशन स्टार्ट करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव्स कि क्या क्या अलग चीज़ें करी जा सकती है। मैंने वहाँ जॉब स्टार्ट करी जस्ट आफ्टर कोविड। कोविड लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुला था, वो जब 50% कैपेसिटी पे बसेस चल रही थी, मेट्रो बंद थी, उस टाइम की बात है ये। तो मैं लक्ष्मी नगर से बस में आता था और यहाँ पे कॉपी चेक करनी मैंने स्टार्ट करी। फिर 21 में मैंने बिना घर पे किसी को बताया आरबीआई का फॉर्म भर दिया, आरबीआई ग्रेड बी का। तो घर पे क्यों नहीं बताया? घर पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज की ये प्रॉब्लम होती है कि हर एग्जाम के साथ हमारा वो स्टेटस का स्टेक जुड़ जाता है कि अगर तुमने ये एग्जाम नहीं निकाला तो ऐसा हो जाएगा। एंड दैट इज द रियलिटी एज वेल, बिकॉज हमारा वो जो एक बैरियर को ब्रेक करने का एक सबसे इजीएस्ट वे है ना, वो यही है। इफ यू क्लियर दिस एग्जाम देन यू जस्ट जंप। अदरवाइज वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें पूरी जनरेशन जाती है उस बैरियर को क्रॉस करने में, जिसमें आप सोसाइटी में थोड़ी सी बेटर पोजीशन पे हो, थोड़ा सा रिस्पेक्टेड हो, थोड़ी सी पावर, प्रेस्टीज वगैरह, प्रेस्टीज एवरीथिंग। इसमें आपके मतलब इसमें मुझे ये देख रहा है कि आपके फादर जो थे या फैमिली बहुत अवेयर थी। हाँ। इसका कुछ एडवांटेज हुआ या कुछ आपको डिसएडवांटेज हुआ? डिसएडवांटेज ज़्यादा हुआ, एडवांटेज था नो डाउट, बट डिसएडवांटेज ज़्यादा इस सेंस में हुआ कि फिर वो आपको अपनी चीज़ें नहीं करने देते, बिकॉज दे नो इट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा रीजनल इफेक्ट भी आता है। आप जिस रीजन से आते हो ना वो चीज़ बहुत अफेक्ट करती है आपको। हमारे यहाँ हमेशा आप कहीं भी इन जनरल देखोगे जो ईस्टर्न यूपी से आते हैं ना, वहाँ हार्ड पेरेंटिंग का सिस्टम है। हार्ड पेरेंटिंग का मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स ने आपको कह दिया ये करना है तो यू जस्ट शट योर आइज एंड बिलीव इन दैट, आपको वो करना है। बट कभी कभी वो चीज़ शायद प्रैक्टिकली नए दौर में पॉसिबल ना हो, क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी है, कंपटीशन का लेवल शायद बहुत अलग जा चुका है। तो उस चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से कि थर्ड अटेम्प्ट के बाद मेरा ये था कि मैं कुछ दूसरा ऑप्शन करियर एक्सप्लोर करूं, क्योंकि मैं तब तक कहानियां सुनने लगा था कि कैसे अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप कहाँ पे बचते हो, मतलब एग्जिट प्लान टाइप। हाँ, एग्जिट यू शुड हैव। एक ऐसी चीज़ होती है ना कि फ्रीडम टू फेल, अपने आप में क्लियर है कि आप फेल हो सकते हो, एग्जैक्टली। हाँ, वो नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ मैंने लेकिन फिर फिफ्थ अटेम्प्ट के बाद ये चीज़ उनसे की, आई डिमांडेड इट फ्रॉम हिम, तो इसलिए मैंने नहीं बताया जब मैंने आरबीआई का फॉर्म भरा। लेकिन इसमें एक हार्डली हमारा पॉडकास्ट पे कभी टॉक मतलब हुआ है, फादर, आपके फादर के साथ कभी फ्री में इस पे ये चर्चा हुई है कि मुझे क्या करना है यार, कि अब मेरे 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं या उस? आप बहुत सही चीज़ कह रहे हो। इनफैक्ट मैं ये चीज़ एक पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा अपने करियर को लेके शायद आपसे 1% से ज़्यादा सीरियस है। अगर उसने चूज किया है तो एग्जैक्टली, अगर वो विलिंगली आया है तो अगर मेरा वॉलंटरी डिसीजन है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे लगाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैकेनिकल वाली फील्ड में रहता तो आप देखिए 8-9 साल डाउन द लाइन मैं कितना भी गंदा कर रहा होता, इससे ही अच्छा कर रहा होता समवेयर, ठीक है। अगर मैंने वो चीज़ स्टेक पे लगाई, अगर मैंने सब कुछ कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया, तो इट मीन्स कि आई एम ऑल्सो सीरियस अबाउट दिस थिंग, तो आपको वो स्पेस देना चाहिए। बट जनरली पेरेंट्स, जैसे मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो मैं देखता हूँ बच्चे इसलिए ज़्यादा प्रेशर में है बिकॉज उनके फादर हर टेस्ट के बाद फ़ोन करके पूछते हैं कि तुम्हारा रैंक 1 क्यों नहीं है। दैट डजंट मैटर, आपको ये समझना पड़ेगा। मेरे फादर कहते थे कि 200 में से 200 क्यों नहीं ला सकते तुम प्रीलिम्स के टेस्ट में, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव है, क्यों नहीं ला सकते? एग्जैक्टली, अगर सब कुछ पढ़ के जाओगे क्यों नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स नीड टू रियलाइज दिस, कि कहाँ पे आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो एंड कहाँ पे आपका मोटिवेशन या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बर्डन है। अवेयरनेस का इशू आता है ना यहाँ पे, कि जैसे बात ही में अपने आप वो आयरनी छुपी कि 200 में से 200 क्यों। मैथ्स का टेस्ट नहीं है ये यूपीएससी का एग्जाम है। हाँ। लेकिन ये नहीं हो रहा कि यूपीएससी के साथ फादर लोगों का खुद का प्रेस्टीज भी जुड़, लाइक फादर इशू अगर इंडिया की बात करे एक तरीके से, तो कि उनका खुद का एक प्रेस्टीज जुड़ जाता है कि ये हो गया तो मेरा प्रेस्टीज। इसमें पता है क्या बोलूँगा, जैसे आपने कहा कि सेल्फिश या फिर प्रेस्टीज की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स है ना, वो शायद हिस्ट्री के सबसे डिफिकल्ट फेज ऑफ पेरेंटिंग से गुजर रहे हैं। रीज़न भी कि उनके जो पेरेंट्स थे वो पुराने ज़माने वाले थे, हम जो उनके बच्चे हैं ट्रांजिशन वाले हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो कहाँ से, जैसे हम पेरेंटिंग कहाँ से सीखते हैं, अपने अगल बगल देख के, हमने जो सीखा है उसी हिसाब से पेरेंटिंग, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। उन्होंने पेरेंटिंग कहाँ से सीखी,
जैसे मेरे फादर मेरे पूरे गांव के, इनफैक्ट मेरे पूरे तहसील के फर्स्ट LLM थे। उन्होंने मास्टर ऑफ लॉज LLM कर रखा है मुंबई यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से। वो फर्स्ट बंदे थे, उनको कुछ पता भी नहीं था, उनको सब कुछ खुद से एक्सप्लोर करना था। ठीक है, जब सपोज करिए मैं हूँ, अगर मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, मैंने ये रास्ता खुद सारा एक्सप्लोर किया, तो जब मैं अपने बच्चे को भेजूंगा ना, तो मैं उसको बताऊंगा कि आप ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। क्यों? बिकॉज मेरे माइंड में तो ये फीलिंग है कि ये रास्ता कोई जानता नहीं था, मैंने खोजा है, तो मैं जो बताऊंगा वो करेक्ट है। बट अब हो सकता है कि आपके बाद उस रास्ते पर बहुत सारे लोग चले हैं और उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। तो लेकिन फादर ने फिर सुप्रीम लॉयर के लिए नहीं भेजा क्या? नहीं, मेरा बहुत क्योंकि मैं सही बताऊं, और आई वॉज काइंड ऑफ गुड एट इट। मैं सही अगर इफ़ आई बी ऑनेस्ट विद इट, कि मेरा थोड़ा सा अच्छा है डिस्कशन, डिबेट, डेलिबरेट करना, वो लग रहा है थोड़ा सा मेरा ठीक ठाक है, बिकॉज मैं बचपन से ही देख रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, एंड अगर मैं आपको अपने घर का बताऊं तो हम 7 सिबलिंग्स हैं रियल, 4 बहनें और 3 भाई हैं, तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। एंड हम सातों का अलग अलग नेचर है। मैं 6 नंबर पे हूँ, तो मैंने ऊपर के 5 प्लस मम्मी पापा, ठीक है, तो इन 7 लोगों से 7 बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं मैंने। तो सबसे बहुत अलग अलग चीज़, जैसे मेरा बड़ा भाई है वो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मुंबई में है वो। तो उनके अंदर डिटर्मिनेशन एक्सट्रीम लेवल का है कि अगर ये डिटरमाइन कर लिया ना कि बिल्कुल करूँगा मैं, तो वो करके छोड़ेंगे। मेरे फादर के अंदर जिद है, आई विल नॉट कॉल दैट एज डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन, जिद है उनके अंदर। अगर उन्होंने जिद पे ठान लिया ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारा दिल्ली में जानने वाला कोई नहीं था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड आपको भी पता है कि अगर इतनी बड़ी 9 लोगों की फैमिली शहर में सस्टेन करवानी है, सबको एजुकेशन देनी है, तो थोड़ा सा इकोनॉमिकली डिफिकल्ट हो जाता है। बट वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट आए केस के रेफरेंस के थ्रू, उन्होंने देखा यहाँ पे एंड ही गॉट इम्प्रेस्ड बाय इट, बिकॉज वो खुद अच्छे खासे पढ़े हुए थे। तो मैं आपको बताऊं कि जब वो LLM कर रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में उनका LLM है, 2 साल से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में LLM में पास ही नहीं हुआ था। तो जब उनका रिजल्ट आया, इट वाज द फर्स्ट रिजल्ट इन 3 इयर्स। तो वो उस लेवल का देख के आए हुए थे। नहीं, अब मैं समझ सकता हूँ। जैसे फादर्स डिबेट में जीतना वैसे ही मुश्किल होता है, आपके तो फिर लॉयर भी हैं। एग्जैक्टली, लॉयर हैं और ऊपर से अच्छे एकेडमिक्स वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो वो एक्चुअली ये चीज़ कहते भी है कि जो तुम मुझे बता रहे हो ना, ये तो मैं रोज सुनता हूँ। ठीक है, तो अगर आप कुछ रीजन की बात करना 4 मार्क, हाँ कुछ भी करना चाहो तो ही विल जस्ट रिफ्यूट इट कि तुम्हें पता है हमारे यहाँ कौन बैठता है। तो मतलब ये बात नहीं बोलनी चाहिए ना उन्हें कि 200 में से 200। हाँ, लाइक ही वही ना, एक अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, लाइक ही नोज। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो डिफरेंशिएट एक्चुअली नहीं कर पाते हैं, कि ये अलग एग्जाम है। हाँ, कि एक अलग वो कहते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ थ्रू आउट, क्योंकि पहले उन्होंने हिंदी में MA किया था। ठीक है, वो भी कानपुर यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा मैं गांव में रहा, पूरी एजुकेशन गांव में करी, वहाँ से पढ़ा। उसके बाद जाके मैं अकेला बंदा था जो 3 साल में पहली बार LLM में इंग्लिश मीडियम से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पास हुआ। ठीक है, तो ये क्यों नहीं कर सकते? तो ही इज लाइक, उन्होंने सॉरी एपिटोम बना रखा है उसको कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप ये क्यों नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी मच डूएबल। एंड मैं अब बताऊँ, मैं बाद में उस चीज़ पे आऊँगा कि अब मैं उनकी बातों को देखता हूँ तो मुझे अलग लगता है, तो ये डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फादर के अचीवमेंट्स में ओवरशैडो हो जाते हैं बच्चे, जैसे अमिताभ बच्चन के साथ बिल्कुल कि वो इतना एपिटोम में कि अभिषेक बच्चन कितना भी करे वो हाँ ये वो सूरज को दिया दिखाने टाइम। करेक्ट। एंड स्पेशली हमारे पेरेंट्स के साथ ये चीज़ है, जो हम्बल बैकग्राउंड से आके यहाँ पे पहुँचे हैं ना आप एक्चुअली। और जैसे मैंने बीच में बहुत कोशिश भी करी टू बी ऑनेस्ट कि मैं फादर के एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने उसके लिए डेस्परेट अटेम्प्ट किया ना तो मेरी एफिशिएंसी कम हो गई, मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ। तो फिर ये चीज़ें चल रही थी, कई बार उनसे डिस्कशन हुआ। तो जब मेरा 5th अटेम्प्ट खराब हो गया, तो अगर बैक टू स्टोरी आते हैं तो 5th अटेम्प्ट के बाद फिर मैंने उनसे बैठ के बात करी। माई मदर वॉज ऑलवेज इन सपोर्ट, अगर मैं बीच में थोड़ा सा फिर से कट करूँगा। एंड माई मदर इज काइंड ऑफ, आई विल कॉल कि शी इज़ ब्रेवर देन इवन माई फादर। अगर वो पढ़ती, शी इज़ नॉट दैट मच एजुकेटेड, उनकी शादी 14-15 साल की एज में हो गई थी, तो अगर वो पढ़ती तो शायद शी वुड हैव एक्सेल्ड लाइक एनीथिंग, मोर देन माय फादर, मोर देन माय ब्रदर। माय ब्रदर इज CA, मेरी एक सिस्टर LLM है, मेरी सिस्टर्स 2 इकोनॉमिक्स में मास्टर्स वगैरह है। सब जो भी है हमारी फैमिली में शी वुड हैव बीन ऑन द टॉप, क्योंकि उनका माइंड बहुत अलग है। तो वो मुझे शुरू से कहती थी कि देखो ज़िंदगी में सबसे पहले ज़रूरी है खुद को सुरक्षित महसूस करना। ठीक है, तो जैसे अगर मैं, हमारे यहाँ अवधि चलती है गाँव की भाषा में, तो जैसे वो कहती थी कि अगर घरे में अनाज बा तो बाहर जाए डरावो न तू।
इट मीन्स कि if you are safe and secure about your career, you will not fear to experiment. तो she always used to say कि तुम छोटे एग्जाम्स ट्राई करो, UPPCS दो, दूसरे एग्जाम्स दो, अगर तुम वो कर लोगे तो आई एम डैम श्योर कि तुम ये कर लोगे. बट वही होता है कि हम लोग थोड़ा सा फादर की बात को ज़्यादा तो अभी एक अटेम्प्ट बचा है आपका भी? अभी हाँ दे सकता हूँ मैं, बट काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं बीच में. तो फिर उन्होंने हमेशा कहा था. तो जब मेरा ये डिस्कशन हुआ फादर से, आई स्टिल रिमेंबर कि अगस्त का टाइम था, जुलाई अगस्त का. तो मदर वॉज इन फुल सपोर्ट. मेरे बड़े भाई साहब उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया कि नहीं ये सही कह रहा है, आप इसको छोड़ दीजिए, एक बार करने दीजिए ना. अब आपके तरीके से कर रहा था ये, आप ये कह सकते हैं कि इसने मेहनत नहीं करी, बट आपका तरीका फॉलो किया, लेट हिम डू ऑन हिज ओन. तो सबने सपोर्ट किया. फादर ने कहा ठीक है तुम्हें जो करना है करो, देख लो तुम. तो मैंने पहले जॉब करना स्टार्ट करा. तो जॉब से एक पहला पॉजिटिव ये हुआ कि ही हैड सम बिलीफ इन मी कि अच्छा चलो कमा खा सकता है, ठीक ठाक पैसे कमा लेगा, ये ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी इसकी. तो वो एक थोड़ा सा सुकून मिला. तो फिर 6-7 महीने 6-7 मंथ्स डाउन द लाइन, नेक्स्ट ईयर 21 में जनवरी में RBI की वैकेंसी आई थी, जनवरी या फेब फर्स्ट वीक में. तो मैंने फॉर्म भरा, मैंने बताया नहीं किसी को. तो RBI में क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन हैंड रिटेन अपलोड करना पड़ता है. तो मैंने वो डिक्लेरेशन स्कैन करके अपलोड कर दिया था और वो मैंने उसी में छोड़ दिया स्कैनर में. अच्छा. तो फिर मेरे फादर आए होंगे कोर्ट से, उनको कुछ अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करना रहा होगा, तो उन्होंने खोला, उसको देखा. तो फिर उन्होंने उस दिन मुझसे नहीं पूछा. 3-4 दिन बाद हम लोग खाना खा रहे थे. तो हम लोग के अभी भी वो सिस्टम, सारे ज़मीन पे बैठ के साथ में खाना खा रहे हैं. तो हम लोग खाना खाए तो उन्होंने मुझसे धीरे से पूछा कि कोई फॉर्म भर रहे हो क्या. तो मैंने बताया कि हाँ वो ग्रेड B वाला फॉर्म जो मैंने, तो उनका इसका तो पहले दे चुके हो. तो मैंने कहा वो 0.25 से रुक गया था. तो फिर कहते हैं तो फिर बाद में क्यों नहीं दिया. तो मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ बिकॉज उन्होंने ही मना किया था नहीं देना है. तो मैं कुछ नहीं बोल रहा. फिर मम्मी ने कहा कि आप ही ने तो मना किया था, कोई दूसरा एग्जाम नहीं देना. मम्मी द सेवियर. हाँ, तो शी हैज़ ऑलवेज बीन द सेवियर. तो फिर उसके बाद मैंने वो अटेम्प्ट दिया. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने 25 दिन पढ़ा था बिकॉज मैं वर्किंग था. मैं उस टाइम मैंने काम छोड़ा नहीं था. मैं इवेल्यूएशन कर रहा था KSG में. उसके साथ में मैंने प्री दिया, मेरा प्री हो गया बिकॉज प्री में उसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है. एंड मेरी किस्मत अच्छी थी कि पेपर टफ आया, क्योंकि पेपर टफ आने पे जो एक्चुअल बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स हैं वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो UPSC टाइप के क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं करते. अच्छा. एंड उस बार RBI ने UPSC टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, स्टेटमेंट्स वाले डाल दिए, ऐसे डाल दिए. तो और वो टाइम बेस्ड होता है कि आपको 80 क्वेश्चन करने के लिए. हाँ, तो मुझे एडवांटेज हुआ, मेरा प्री निकल गया. फिर उसके बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की. मैंने सिलेबस देखा तो ये इकोनॉमिक्स था मोस्टली. तो अगर मैं उसका सिलेबस बताऊं तो उसमें बेसिकली 3 पेपर होते हैं मेंस में. फिनांस एंड मैनेजमेंट, देन सेकेंडली इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, एंड देन इंग्लिश. ठीक है, 100 मार्क्स में, जिसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का ये था. तो मैंने पेपर का सेटअप देखा और मैंने PYQs निकाले बिकॉज UPSC के फेलियर के बाद मैं ये समझ गया था कि PYQs का इंपॉर्टेंस है, जो मुझे किसी ने नहीं बताया था. फिर मैंने बाद में जब एक्सप्लोर किया फिर मुझे पता चला इंपॉर्टेंस है. एंड लेटर ऑन आई विल टेल यू कि UPSC का मेंस का पेपर कितना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है. एंड 70% रिपीटेटिव है. 70% ऑफ द मेंस पेपर इज रिपीटेटिव. तो मैंने वो चीज़ RBI में अप्लाई करी. मैंने 20 से 22 दिन पढ़े, क्योंकि RBI के फेज़ 1 का रिजल्ट एंड फेज़ 2 के एग्जाम के बीच में 24 डेज का गैप होता है. मैंने पढ़ा और मेरा वो मेंस निकल गया. एंड उस टाइम सेकंड लॉकडाउन लग गया था. एंड मेरे मम्मी पापा दोनों को कोविड था, कोविड पॉजिटिव थे, हम तीनों ही थे. तो वो उन दोनों को मैं दवा वगैरह दिया. वो आपको पता है कि कैसे था आइसोलेशन में, एक कमरे में वो है, एक कमरे में मैं हूँ, और मैं सारा काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. तो मैं कंप्यूटर ऐसे ही चला रहा था, तो उसमें आया कि रिजल्ट आ गया है. मैंने चेक किया तो मेंस हो गया था. एंड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी एज वेल, टू बी ऑनेस्ट. तो मैंने बताया मम्मी को, मैंने कहा मम्मी मेरा मेंस तो हो गया है. तो हाँ, RBI का. तो दे वर लाइक वेरी हैप्पी. एंड आप किसी भी एग्ज़ाम का इंटरव्यू दो, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो यू सी योरसेल्फ एज दैट ऑफिसर. ये रियलिटी है, कोई प्रैक्टिकलिटी कोई कुछ नहीं रह जाता उस टाइम. आप यही देखते हो कि मैं तो ऑफिसर हूँ अब यहाँ पे. तो उस टाइम माय फादर वाज लाइक कि चलो तुम्हारा डिसीजन ठीक था. इसके बाद तो मैंने इंटरव्यू दिया, बट इशू ये हुआ कि सेकंड लॉकडाउन की वजह से इंटरव्यू डिलेड हो गया. मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद इंटरव्यू उसी फ्लो में हो जाता तो मेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाता. बट वो गैप काफ़ी बड़ा आ गया. फिर बीच में बड़े भाई की शादी हुई, थोड़ा सा दिक्कतें हुई, आगे पीछे चीज़ें हुई. फिर सितंबर में मेरा इंटरव्यू था. मैंने इंटरव्यू दिया, मेरे इंटरव्यू में बहुत गंदे नंबर आए. 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, मेरे 20 मार्क्स आए सिर्फ. अच्छा. एंड
उसका रीज़न पहले मुझे ये लगता था कि समवेयर दे डोंट वांट यूपीएससी एस्पिरेंट्स। हाँ, मुझे ये लगता था ये मार्केट में भी हवा है, हाँ ठीक है। क्योंकि उसी मेरे बैच में मेरे साथ एक और स्टूडेंट ने दिया था इंटरव्यू, उसको उन्होंने 18 या 22 मार्क्स दिए थे। शी बिकेम IAS ऑफिसर, शी गॉट रैंक 72 नेक्स्ट ईयर 21 वाले उसमें जो रिजल्ट आया था, तो रैंक 72 थी उनकी। तो लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा अपने आंसर्स को, मैंने अपने बड़े भाई से बात करी, बिकॉज ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेटअप में थे एंड RBI इज मोर लाइक कॉर्पोरेट ओनली। तो उन्होंने मुझे जो बताया, मुझे भी लगा कि जब आप किसी भी स्पेशलिस्ट एग्जाम के लिए जाते हो ना, कि आप RBI के लिए जा रहे हो, सेबी के लिए जा रहे हो, IRDA, ठीक है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं स्पेसिफिक आंसर्स लाइक एन एक्सपर्ट। आप वहाँ पे जनरल आंसर नहीं दे सकते। यूपीएससी इज जनरल आंसर, कि यूपीएससी में आप इंटरव्यू दे रहे हो जनरल, बिकॉज यहाँ पे आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग हर चीज की चाहिए। वहाँ पे यू आर गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही। हाँ, आप वहाँ पे RBI क्या है, बैंकिंग सेक्टर की हेड है, तो आपको बैंकिंग सेक्टर या इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके का नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट। वो मुझे जब बाद में लगा कि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NP एंड SMA, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ कि जो टाइमलाइन होता है, मतलब थोड़ा सा अच्छी इंग्लिश में मैं ऐसे बता देता हूँ कि टाइमलाइन में ये मोर देन 90 डेज होता है NPA, लेस देन 90 डेज होता है SMA। मेरा ये आंसर है, बट दिस इज नॉट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। वो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल टर्म्स में, थोड़ा सा यूटिलिटी के टर्म्स में, क्योंकि मैंने जो भी आंसर दिया, मैं रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ, हर आंसर के बाद दे हैड अ पॉज ऑफ 4 to 5 seconds. इट मींस दे वर एक्सपेक्टिंग मी टू टेल समथिंग मोर, बट आई कुड नॉट ग्रैब दैट। तो मैंने, और ये यूपीएससी वाला ही माइंडसेट था कि आंसर देने वाला। हाँ, यूपीएससी जो मैंने सुन रखा था, तब तक मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे जो सेलेक्ट हो चुके थे, या फिर जो इंटरव्यू दे के आए थे, उनसे बात हुई थी, तो मेरा वो वाला माइंडसेट था कि यू नीड टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट, ऐसे वैसे जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ हुई, फिर नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से RBI अटेम्प्ट किया, मेंस लिखा मैंने, इस बार मेरा मेंस नहीं हुआ। एंड दिस थिंग हैपेंड ओवर देयर अगेन कि मैंने बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैंने इंटरव्यू दिया था और 20-25 दिन के प्रिपरेशन में दे दिया था। तो अगले साल मुझे लगा कि अगर मैं 6 महीने पढ़ के आऊँ तो आई हैव गॉट टू डू वेरी गुड। इस बार तो मुझे मेंस में ही फोड़ देना है। हमारा होता है ना वॉरियर वाली, जब अंदर से इंस्टिंक्ट निकलती है, यहाँ पे ही कॉम्पेंसेट कर दूंगा। हाँ, मैं तो यहीं पे खत्म कर दूंगा। वो तेरे कौन कहता है आसमान में से रात नहीं हो सकता है, पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो मैंने उछाल दिया पत्थर, मैंने कहा देखते हुए पत्थर आके मेरे सर पे गिर गया, वहाँ पे मेंस नहीं हुआ। सेबी भी मैंने दिया इन बिटवीन। एंड जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए मेरा सजेशन है कि अगर आप एलिजिबल हो RBI और सेबी के लिए, यू शुड गिव इट, क्योंकि आपके लिए ये एग्जाम्स बहुत इजी है, आपका पर्सपेक्टिव बहुत वाइडर होता है, आपके पास डायमेंशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स को, नॉट टू डिमीन एनीवन, बट जस्ट बिकॉज प्रिपरेशन का स्टाइल ऐसा है, आप बहुत अच्छे से कम्पीट कर सकते हो। एंड जनरली बच्चे नहीं जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं। इस बार मैंने 2 बच्चों को मेंटोर किया था RBI के लिए, दे गॉट रैंक 2 एंड रैंक 3 इन RBI। हाँ, एंड अब उन्होंने यूपीएससी प्रिपरेशन भी छोड़ दी है, बिकॉज RBI की जॉब बहुत लिक्रेटिव है। 20-25 लाख का CTC होता है, बहुत अच्छी जॉब होती है, 9 to 5 days a week, बहुत अच्छी जॉब है। तो दे शुड गिव एज अ अल्टरनेट करियर ऑप्शन, दे शुड गो फॉर इट रेदर देन गोइंग फॉर एनी अदर एग्जाम, कि आप जहाँ पे जा रहे हो सेम लेवल के कंपटीशन में आप इंटर कर जा रहे हो। यूपीएससी से आप UPPCS चले गए, जो पूरा इंडिया दे रहा है। हाँ, मतलब मेरे तहसील में जो SDM था, ही वाज फ्रॉम तमिलनाडु, सिलेक्टेड इन UPPCS तो आप वहाँ कॉम्पीट करने जा रहे हो यार, फिर से सेम चीज़ है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है। UPPCS हरियाणा ये सब लैग भी आ जाता है ना, कि यूपीएससी का एक बना देते लेवल की, ये लेवल है, मुझे ये बनना है, उसके नियरेस्ट यही आता है ना, फिर स्टेट PSC के एग्जाम RBI, फिर बहुत डिफरेंट ईगोइस्ट नीचे सेटल नहीं हो जाऊंगा। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि गालिब वॉज बिकमिंग वेरी फेमस, एंड गालिब बहादुर शाह जफर के दोस्त थे। तो लोगों को ये लगा, उनके जो दरबार में थे बहादुर शाह जफर में, कि अगर सुल्तान से या फिर नवाब साहब से करीब आना है तो गालिब की तारीफ करना शुरू करो। तो सब गालिब की तारीफ करते रहते थे। तो एक दिन उनसे किसी ने पूछा कि गालिब साहब, आपको खुद पे गुमान नहीं होता है, इतनी तारीफ करते हैं सब, इतना अच्छा आप लिखते हो, बादशाह के दोस्त हो। तो गालिब ने शेर पढ़ा कि मत कर इतना गुमान खुद पर है गालिब, तुझसे पहले की सदी में एक मीर हुआ करता था। तो एस्पिरेंट्स को ये समझना चाहिए कि यहाँ बहुत सारे महारथी आए हैं और सब धराशायी होके गए हैं। यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जिसने IITs IIMs वालों को SSC, मतलब नॉट टू डिमीन एनी एग्जाम, बट टू बी ऑनेस्ट पहले नहीं देते थे। IIM का कोई बंदा SSC की प्रिपरेशन कर रहा है, ये कभी नहीं सुना था हमने। या IIT का बंदा
बैंकिंग के लिए जा रहा है ये नहीं सुना। कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है ना, एकदम अटेम्प्ट्स के साथ साथ एज के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाता है, वो एक इनसिक्योरिटी आने लगती है थोड़ी थोड़ी। इनसिक्योरिटी के साथ साथ आप ये देखो ना कि आपने अपना प्राइम यहाँ दे दिया, नाउ यू आर गुड फॉर नथिंग एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें। बट जो नए बच्चे आ रहे हैं जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है, जिनके पास अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, वो अभी भी गुमान में जी रहे हैं। दे थिंक कि इनको तो कुछ नहीं था, मैं आके फोड़ जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा इस एग्जाम को इसके औकात, क्योंकि सांस भी कभी बहुत बट उनको रियलिटी पता नहीं है कि बेटा बहुत सारे थे वो आते। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, 2-3 स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ 20-21 साल के, ठीक है, वो इस बात पे आपसे डिबेट कर लेंगे कि कर्ण वाज अ ग्रेटर वॉरियर देन अर्जुन। वो मुझे समझा रहे हैं, मैंने कहा बेटा ये मैं कर चुका हूँ। करने के बाद मुझे ये पता चला कि तुम कर्ण बन जाओ, द्रोणाचार्य बन जाओ, भीष्म पितामह बन जाओ, अभिमन्यु बन जाओ, लेकिन बेटा तुम महाभारत तभी जीतोगे जब तुम अर्जुन बनोगे। ये ध्यान रखो, तो महाभारत जीतने के लिए अर्जुन बनो, यूपीएससी निकालना है तो बिकम दैट। ये अर्जुन को हमेशा कृष्ण की जरूरत होती है। एग्जैक्टली, हाँ। जैसे यूपीएससी की तैयारी बदलती आ रही है, हम देख रहे हैं कि कोचिंग का रोल शिफ्ट होते जा रहा है मेंटोर के रोल पे। हाँ बिल्कुल, ऐसी इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग की डिक्लाइन हो रही है लेकिन मेंटोरशिप की बढ़ रही है। इसका रीजन है देखिए, और मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। देखिए 2 तरह के एस्पिरेंट होते हैं, एक वो एस्पिरेंट होते हैं जो जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन या जस्ट आफ्टर 12th क्लास आ जा रहे हैं प्रिपरेशन में, ठीक है, एंड एक वो एस्पिरेंट है जो थोड़ा सा जॉब करके आ रहे हैं या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन में थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी है। तो जो दूसरे तरह के एस्पिरेंट्स हैं ना, उनके लिए मेंटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दे डोंट नीड टू गो टू कोचिंग एक्चुअली, अगर वो ना जाए तो भी ठीक है। रीज़न बीइंग कि उनको बेसिक अवेयरनेस है सारी चीज़ों की। एंड मेंटोर क्या करता है, मेंटोर आपको कंटेंट को यूज़ करना बताता है कि सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़नी है पॉलिटी के लिए, बट किस तरह से पढ़नी है, इंपॉर्टेंस उस चीज़ का है। कोचिंग्स आपको क्या कह रही हैं, उसी लक्ष्मीकांत में से आपको नोट्स बनवा दिया, उसी लक्ष्मीकांत के कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दिए, एक बार रीड कर दी लक्ष्मीकांत की, एनसीईआरटीज आपको दोबारा पढ़ा दी गई, ठीक है। बट मेंटोर्स आपको क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुमने ये तो पढ़ लिया, चलो आर्टिकल 14 पढ़ लिया, आर्टिकल 14 को यूज़ कहाँ पे, तुम GS1 में कैसे आर्टिकल 14 यूज़ कर सकते हो, दे डोंट नो इट, ठीक है। एंड कोचिंग्स का एक्चुअली मैं इसको पूरी तरह से कोचिंग से गलती नहीं करूँगा, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, ठीक है। अगर वो लंबा प्रोग्राम लेके आते हैं तो बच्चे उसको प्रेफर नहीं करेंगे एंड फॉलो नहीं करेंगे। जैसे अभी मैं देख मोर लाइक कोचिंग का मासेस में होता है, मेंटर 1-to-1 हो जाता है। हाँ, जो एक पर्सनलाइज इंटरेक्शन होता है ना, वो होता है कि आप मेंटोर के साथ बैठ रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो कि सर ये देखो मैंने ये आंसर लिखा है, इसमें क्या है। तो वो जो एक वो होता है ना कि मास को डील करना, कि 400 बच्चों की भीड़ है, पूछो किसको क्या पूछना है, ठीक है। एंड एक वो चीज़ है कि आप बैठो मेरे साथ 2 घंटे और आप बताओ क्या दिक्कत है आपको। तो ये शिफ्ट हो रहा है। मुझे ऐसा, मेरा जो प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैं इस मार्केट में 3-4 साल से हूँ, आई थिंक आने वाले 1-1.5 साल में हम ये देखेंगे कि कोचिंग से ज़्यादा पर्सनलाइज मेंटरशिप्स ज़्यादा चल रही हैं, बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं उसको। लेकिन इसमें मेरा जो सेकंड व्यू है, मैंने जैसे बताया था पहले कि मेरे 2 व्यूज़ हैं। जो जस्ट आफ्टर 12th वाले बच्चे हैं या फिर जो ग्रेजुएशन में ही कोचिंग लेना चाह रहे हैं, दे शुड गो फॉर कोचिंग, नॉट फॉर मेंटरशिप। मैं उसका रीज़न बताता हूँ कि अभी उनको बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मैं यहाँ पे वारन में कोचिंग से निकला, मैं खड़ा होकर चाय पी रहा था, तो नए बच्चे जिनकी कोचिंग चल रही है वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, मंगल पे सबसे पहले इसने ये भेजा था, उसने ये किया था। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैंने कहा सिलेबस पढ़ लिया है आप लोगों ने? उन्होंने कहा हाँ पढ़ लिया है। तो मैंने कहा DPSP कहाँ लिखा हुआ है सिलेबस में? तो उन्होंने सोचा, मैंने कहा GS2 में लिखा हुआ है। तो मैं कहा लिखा हुआ है, श्योर हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल श्योर है। मैंने कहा खोल के देखो, एक्चुअली नहीं लिखा है DPSP, ठीक है। तो ये लेवल है। सो दे एक्चुअली नीड टू गो टू द कोचिंग्स, एंड कोचिंग्स को उनको उस तरह से कैटर करना है। एंड ये 1 साल वाला प्रोग्राम इज़ नॉट गुड, या फिर आप 1 साल का कोचिंग अगर कर रहे हो तो उसके बाद आप ब्रेक लो, डोंट जस्ट गो फॉर द अटेम्प्ट राइट आफ्टर दैट। मेरा ये व्यू है। अगर मैं पूछूं कि कोई जैसे टॉप की कोचिंग है, उनमें से आप क्या सजेशन दोगे कि कौन सी कोचिंग और कौन से कोर्सेज बच्चे रेफर कर सकते हैं एक्चुअली, अगर वो 12th क्लियर किया? या ये नेसेसरी है क्या कि तुम 12th कर रहे हो और UPSC की कोचिंग अभी से स्टार्ट करना? ये IIT टाइप नहीं हो गया उनको ये करना कि? इसमें देखिए दोनों साइड व्यू जाते हैं। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि अगर आपका खुद का डिसीजन है तो आपको जाना चाहिए, बट लेकिन इतना अर्ली एज में क्या ही मेरा सेकंड पॉइंट वही था कि क्या बच्चा इतना मैच्योर है कि वो खुद डिसीजन ले पा रहा है जस्ट आफ्टर 12th, ठीक है। कोचिंग अगर आप कर रहे हो, मेरा एक जो फर्स्ट स्टूडेंट था जो UPSC में सेलेक्ट हुआ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, सेलेक्ट हुआ, उसने जस्ट आफ्टर 12th प्रिपरेशन करी थी, उसने प्राइवेट से
करस्पॉन्डेंस के थ्रू अपना ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिकेम IAS ऑफिसर। तो ये चीज़ होती है, बट आप ये देखो कि आप सैंपल साइज क्या देख रहे हो और कितने बड़े मास को ढकेल रहे हो। वही तो 12th फेल वाले में उसमें है तो सही कि एग्जैक्टली तो कि आप कंट्री का कितना लॉस कर रहे हो। ठीक है, वो जो प्राइम आपने वो प्राइम ईयर जो है ना आपके प्रोडक्टिव, वो इसमें आप डाल रहे हो कि और बाद में आप मतलब कुछ भी आपकी वैल्यू मतलब ये बहुत कोचिंग्स यार ये बहुत पर्सनल डिसीजन होता है। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं अगर एक बच्चे को अच्छे से जैसे मुझे पता है कि एज अ मेंटोर या एज अ टीचर मैं ऑनेस्ट हूँ अपने प्रोसेस के साथ। ठीक है, इतना ये इंडस्ट्री में अब 3-4 साल गुजारने के बाद आपको क्या लगता है कि एक आइडियल प्रोसेस क्या होनी चाहिए UPSC में आने की, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन, ये क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि 10 से स्टार्ट होती है। आपको 11th-12th में डेफिनेटली ह्यूमैनिटीज़ के साथ जाना चाहिए। रीजन बीइंग कि UPSC का सिलेबस इज अलाइन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज, इसमें कोई डिबेटेड आउट नहीं है। ये कहना कि साइंस से पढ़ने पे आपकी मेंटल फैकल्टी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, रीजनिंग इसके लिए सब बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ने वाला बंदा मुझे लगता है ज़्यादा उसकी मेंटल फैकल्टी डेवलप होती है रेदर देन आप फिजिक्स पढ़ो। ठीक है, आपको 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ के साथ जाना चाहिए। ग्रेजुएशन में जब आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, वो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, देन यू गेट हिंट कि आप किस तरफ आपका अलाइनमेंट ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपको उस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, प्रेफरेबली ऑनर्स का कोर्स। ओके, ठीक है, एंड कोचिंग का यहाँ पे रोल सेकेंड ईयर से मुझे लगता है आ सकता है। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। अगर आप सेकेंड ईयर से कोचिंग में जा रहे हो तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। आपने सेकेंड ईयर में अपनी कोचिंग कंप्लीट करी, थर्ड ईयर में आपने अपने टेस्ट वगैरह पूरे लगाए, उस यानी कि नॉलेज को अप्लाई करने वाला काम आपने थर्ड ईयर में कर लिया। एंड दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द कोचिंग प्रोग्राम इटसेल्फ। दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड कि 1 साल के बजाय 2 साल के कोर्सेज होने चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपने पूरा फाउंडेशन करवाया उनको NCERTs के साथ और स्टैंडर्ड बुक्स के साथ, उसके बाद आप उनको लिखवाओ, राइटिंग प्रैक्टिस करवाओ। ठीक है, कि उसको नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। सपोज करिए आपको पता है कि वीमेंस का इशू है, बट उसको आप कैसे बता सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि इस बार के पेपर में एक क्वेश्चन था 23 के आई थिंक क्वेश्चन पेपर में कि देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सुसाइड अमंग यंग वुमेन इन इंडिया, डू यू एग्री? अब ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि वुमेन्स का सुसाइड हो रहा है, बट आप ये क्वेश्चन कहीं से पढ़ नहीं सकते, आपको अप्लाई करना है अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हो आप, ये सिखाओ आप 1 साल बच्चे को। एंड जब आप ये अलग अलग तरीके से सिखाओगे ना, तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा। वो जो एक कहते हैं ना कि UPSC का एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस होता है, वो आप पकड़ लोगे। फिर आप PYQs का एनालिसिस करो, वो सिखाओ बच्चे को कि बेटा कैसे पेपर रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था 70% पेपर रिपीट होता है। क्यों होता है? GS2 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, किसी भी ईयर का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 19, 20 IR का ही है। अब इस पैटर्न हाँ नहीं, मैं बताता हूँ आपको, पैटर्न रिपीट हो रहा है। पहली चीज़ तो ये कि इस पैटर्न के रिपीटेशन को आप कैसे अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हो, पहली चीज़ वो है। सपोज करिए पेपर में जब आप जाते हो ना, आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, थोड़ा सा हीट बढ़ी हुई होती है, एनर्जी आपकी हाई है, सांसें तेज चल रही हैं, ये रियलिटी है। ठीक है, हम सब ने जिसने भी मेंस लिखा सबको पता है। तो आपका अगर IR स्ट्रांग है तो आप क्या करोगे, जाते ही आप पहले डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 पे जाओगे कि पहले IR अटेम्प्ट कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज गुड, मेरा स्ट्रांग एरिया है। अब रिपीटिशन कैसे होता है, आप अगर क्वेश्चंस देखोगे ना तो उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स पे कब क्वेश्चन आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर फिर यूनाइटेड नेशंस पे ही क्वेश्चन आएगा। अगर इस ईयर इंडिया का रिलेशन लैटिन अमेरिका के साथ पूछा तो अगली बार मिडिल ईस्ट के साथ ही पूछेगा। ये एक डेफिनेट पैटर्न है। अगर आप 6-7 साल के पेपर एनालाइज करोगे ना, देन यू विल डेफिनेट। जैसे ये तो अपने आप बता दिया, UPSC ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं तो इसके अलावा जाएगा कहाँ। जैसे ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक मेंशन्ड है सोशल इश्यूज में, अब वो हर साल ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट अलग अलग सेगमेंट्स पे पूछता है। वुमेन के ऊपर क्या है, एल्डरली के ऊपर क्या है, अर्बन एरियाज के ऊपर क्या है, रीजनल, इससे अलग कहाँ जाएगा UPSC। तो उनकी भी लिमिटेशन है ये। लेकिन आपने एक फुल प्रूफ प्लान दे दिया कि आफ्टर 10, लेकिन ऑनर्स लेने का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि हो जाता है मल्टीपल लोगों का वही हो जाएगा कि क्रैक कितने ही करते हैं, बहुत कम %। तो आप जो एक अदर ऑप्शन होता है साइंस बैकग्राउंड का कि फॉरेस्ट सर्विस, वो भी नहीं दे पाते, उसमें कैसे डील करें फिर? अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ पे मुझे लगता है गवर्नमेंट का थोड़ा सा रोल आता है या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी आता है कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ये देखिए कि कितने ह्यूमैनिटीज़ वाले JRF के लिए जा रहे हैं या प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हैं या BEd MAd के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका सोल पर्पस सर्व करना है सोसाइटी को, तो आप MAd करके भी कर सकते हो, आप JRF करके भी कर सकते हो, आप इसके बाद
रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। उसके बाद जो दूसरे एग्जाम्स है छोटे छोटे, आपको स्टेट एग्जाम्स की अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्टेट एग्जाम्स कब देने हैं, ठीक है। अगर आप छोटे ग्रुप बी से ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिला लोगे ना, तो मैं हिंदी बिल्ड की अगर बात करूँ तो एक साल में अराउंड 10 से 12 पेपर होते हैं टोटल। बट बच्चे कितना दे रहे हैं, दे वेट टिल दे एग्जॉस्ट देयर अटेम्प्ट्स इंक्लूडिंग मी। हम लोग वेट करते हैं बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि मैं तो IAS ही बनूंगा, मुझे तो IRS भी नहीं चाहिए। Correct. वो तो चौथे अटेम्प्ट के बाद फिर होता है कि कोई नहीं IRS भी चलेगा, फिर लास्ट में आके लगता है कि भाई एक बार लिस्ट में नाम आ जाए, कोई बात नहीं है। तो नहीं दे रहे हैं बच्चे एग्जाम। एंड सेकेंडली मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि अगर आप एक बहुत बड़ा ड्रीम देख रहे हो एंड आप उस ड्रीम को चेस करने जा रहे हो, देन यू हैव टू बी रेडी फॉर द फेलियर एज वेल। इसीलिए मैंने कहा वॉलंटरी डिसीजन होना चाहिए बच्चे का। करेक्ट। ये फेलियर को हैंडल कैसे करें? जैसे मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव फेलियर आते हैं, एक अटेम्प्ट के बाद एक अटेम्प्ट, प्रोसेस इतनी लंबी है कि पास होने के बाद भी जैसे प्रीलिम्स निकल गया, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू में फेल, तो एग्जैक्टली चर्न आउट हो जाता है पूरा, मतलब बर्न का बर्नआउट। गेम है, कोई भी बड़ा सा सांप भी है उसमें छोटे भी है। एग्जैक्टली। तो वो खाते हैं तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है वो पूरा। सो उस हैंडल कैसे करें उस प्रेशर? इसमें मैं मतलब ये फेलियर आपका एक, आपने बोला था कि आपको एक मैसेज देना है, उसके साथ अलाइन अगर करेंगे तो वो बहुत सही हो जाएगा। हाँ, इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं फेलियर को दो तरह से, दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब एक खुद का आपका एक्सपीरियंस भी उसमें हाँ, मैं अपना इंक्लूड करूँगा। सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ। देखिए मेरा क्या था कि शुरू में मैं ब्लेम करता था कि ये चीज़ हो गई नहीं तो ऐसा हो जाता। पहले मैंने जैसे सबसे शुरू में बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द फेलियर, मैं फेजेस में अगर डिवाइड करूँ, मैं ब्लेम करता था फैमिली को, प्रेशर को, पीयर ग्रुप के प्रेशर को, कि मैं एग्ज़ाम में ये सोच रहा था इसलिए मैं नहीं कर पाया, ऐसे कर पाया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर मैंने रियलाइज़ करा कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, कि तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। तो फिर मैंने ओन किया कि नहीं यार, मैंने गलतियाँ करी है प्रिपरेशन में। तो वही हो गया ना कि बुरा जो देखन में गया, हाँ, बुरा बुरा नहीं न लिया कोई। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने खुद में देखा यार कि क्या गलतियाँ हो रही है। फिर मैंने कुछ अच्छे एस्पिरेंट जो मेरे फ्रेंड्स थे जो बैक टू बैक मेंस लिख रहे हैं या इंटरव्यू जा रहे हैं, उनसे बात करी। फिर मैंने रियलाइज़ करा कि अच्छा ये गलतियाँ हुई हैं मुझसे, तो उन गलतियों पे वर्क करना स्टार्ट करा। अब यहाँ पे रोल आता है आपकी फैमिली का और आप कैसा फ्रेंड सर्कल चूज कर रहे हो। जो आपने कहा फेलियर से कोप अप कैसे करोगे आप। अगर आपका फ्रेंड सर्कल पॉजिटिव है, अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि दे आर ऑल्सो जेन्युइन एस्पिरेंट्स, ठीक है। अब ये जेन्युइन एस्पिरेंट क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। सब्जेक्ट बहुत वेग सब्जेक्टिव आ गए। हाँ, ये सब्जेक्टिविटी होगी बट ये रियलिटी है, ठीक है। तो अगर अच्छे जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं और पॉजिटिव लोग हैं तो दे विल हेल्प यू आउट। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं वैभव सर, तो उन्होंने 6 अटेम्प्ट में 5 मेंस लिखे, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। 3 बार उनका ऐसा हुआ कि इंटरव्यू कॉल 3-4 नंबर से रुक गया। नाउ हिज अटेम्प्ट्स आर एग्जॉस्टेड, दो ही इज डूइंग वेरी गुड इन सम अदर करियर। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। कौन से करियर? वो they cannot, बट उनका यूपीएससी का नॉलेज ही इज यूजिंग इन अ वेरी गुड मैनर, बहुत अच्छे तरीके से। इकोनॉमिक्स का नॉलेज, सोशल इश्यूज का नॉलेज या इंटरनेशनल मार्केट का नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो मैंने उनसे बात करी कि, तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा सर आप जो हो ना वो आप हमेशा रहोगे। आप जो खुद में हो, जब आप रात को सोने जाते हो ना तब आपको पता होता है कि आप क्या हो, दिन भर आपको नहीं पता होता। जैसे वो जॉन एलिया का शेर है ना कि आप मुझसे मिलने आए हैं, बैठिए बुला के लाता हूँ। तो वो 2 अलग अलग लोग हैं आपके अंदर। आप जो खुद हो ना वो जब आप रात को सोने जा रहे हो अकेले, तब आप फॉर रियल, तो उस वक्त आपको पता होता है कि यार मैं क्या हूँ। अब आप खुद को नहीं, आप समाज को फूल बना सकते हो, हाँ, खुद को नहीं, मतलब माँ बाप को, सबको ये कर सकते हो। उन्होंने कहा कि सर जब आप सोने जाओ ना तब आपसे पूछना मैं क्या हूँ, वो आप हमेशा रहोगी। फिर देखो क्या उस इंसान का, उस शख्सियत का कुछ वर्थ है, कैन दैट पर्सन डू एनीथिंग। फिर आपको खुद का रिप्लाई मिल जाएगा कि शुड आई बी सैड विद दिस फेलियर, या फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता होनी। अगर आपने ऑनेस्टली प्रिपरेशन की है तो यहाँ आप देखिए कोई भी फैकल्टी है, जो फैकल्टी बना है आज के डेट में 99% वो लोग हैं जो फेलियर्स थे अपने करियर में। बट आज वो जिस पोजीशन में, शुभ्रा रंजन से बेहतर कौन होगा मार्केट में आप बताइए। या फिर विकास देवी कीर्ति, दो ही क्वालिफाइड थे तो मैं उनको अलग कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। या फिर अवध ओझा सर, अवध ओझा सर को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप उनको तारीफ कर सकते हो उनकी, बट द थिंग ही हैज डन बहुत कम लोग कर पाते सोसाइटी में। हर कोई जानता है उनको, आप कहीं भी चले जाओ हर कोई जानता है उनको, उनकी बहुत सारी बातें बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। या फिर मृणाल सर, ठीक है, उन्होंने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में। तो अगर आप जब वो सोने जा रहे हो ना उस टाइम ऑनेस्टली आपको पता है यार मैंने एक्चुअली जान लगाई है, ठीक है। तो वो जो आपने जान लगाई है ना वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
जैसे साइंस में एक लॉ होता है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सेम वे आपका सेक्रीफाइस जिस लेवल का होगा ना लाइफ में, आपका सक्सेस या फेलियर उसी लेवल का होगा। तो बेटा आप ये देख लो कि आपका सेक्रीफाइस कितना ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट, मतलब सक्सेस भी उतना ऊपर होगा, फेलियर उतना ही एग्जैक्टली। हाँ। बट इसका एक सेकंड पॉइंट भी है सर कि अगर आपका सेक्रीफाइस इस लेवल का है ना तो ये आपके फेलियर को कभी यहाँ गिरने ही नहीं देगा उससे। करेक्ट। इट विल ऑलवेज प्रोवाइड यू सम सपोर्ट एट सम पॉइंट इन टाइम कि चलो ये वाला सक्सेस तो मैं नहीं दे पाया बट मैं यहाँ पे रोक लूंगा तुम्हें, ठीक है, कि तुम यहाँ पे जब स्टॉप लॉस है। हाँ स्टॉप लॉस, बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाएगा वो। इससे नीचे तो नहीं जाओगे। अगर आप मार्कर लेके खड़े हो जाओगे ना तो 10,000 घंटा भी उठाओगे आप फिर, ठीक है। तो ये चीज़। अब सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं वो स्टूडेंट्स है सर जो जब रात को सोने जा रहे हैं ना तो ऑनेस्ट नहीं है खुद के साथ। मैं इस फील्ड को, इस मार्केट को, इस प्रिपरेशन को देख रहा हूँ। अगर मैं क्यूमुलेटिव प्रिपरेशन अपनी देख लूँ तो मैं 2014 से आया हूँ, मुझे 10 साल हो जाएंगे 11 जुलाई को, ठीक है। इस 10 साल में मैं एस्पिरेंट भी रहा हूँ, ठीक, और मैं दूसरी साइड भी हूँ, मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ अभी, मैं वो भी रहा हूँ, मैंने दोनों साइड देखा है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एस्पिरेंट्स एक्चुअली। आप रात को 2-2:30 बजे जाइए वारन में, आप अगर देखोगे उसको, अगर आपको ना पता हो कि हाँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहते हैं, आपको लगेगा कि ये कोई क्लबिंग वाला एरिया है जहाँ पे कॉलेज के बच्चे टाइम पास कर रहे हैं। तो 90% बच्चे जो फेल हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली नॉट स्टडिंग, दे आर फूलिंग देयर पेरेंट्स, दे आर फूलिंग देमसेल्व्स, दे आर फूलिंग देयर फ्रेंड्स, दे आर फूलिंग एवरीवन। ये रियलिटी है, पीपल मे लाइक इट और डिसलाइक इट। इसका एक दूसरा वर्जन भी है ना कि स्टार्ट करते हैं कि हाँ ये बनेंगे, लेकिन वो ये ना डेविल इज इन डिटेल करके कि जब स्टार्ट करते तब पता चलता है कि ऐसा नहीं है असलियत में। लेकिन अब इतना फीस दे दिया, इतना दे दिया कि तुरंत बैक ऑफ भी नहीं कर सकते, तो एक वो भी ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो उन्हें भी तो कोई तो जरिया चाहिए। वो मतलब एग्जिट ही बहुत मुश्किल हो जाती है। नहीं एक्चुअली देखिए यहाँ पर मैं वही चीज़ फिर से कहूँगा, वो जो खुद के साथ ऑनेस्ट होने वाली बात है ना। अब देखिए 2 चीज़ है इसमें, एक तो ये क्या कोई रियलाइज हो गया कि यार मेरे बस की नहीं है बट मैं पेरेंट्स से कह नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बच्चों के साथ हूँ मैं, अगर वो अय्याशी कर रहे हैं मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट। ये उनके पेरेंट्स हैं। जब ये थोड़ा सा फ़ोन करके इनडायरेक्ट, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो फ़ोन करके इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे फादर या मेरी मदर या मेरा भैया सामने से कह दे कि कोई बात नहीं बेटा वापस आ जा, बट वो नहीं हो रहा है। आई एम विद देम, बट देयर आर सच स्टूडेंट्स ओवर हियर जो हर बार फेल होने का रोना रोते हैं, बट वो प्रीलिम्स के रिजल्ट के दिन सिर्फ, एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड ये रियलिटी है सर, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, मैंने देखा है। आप लाइब्रेरीज में जाके देखिए, बंदा चाय पीने के बीच में पढ़ता है, पढ़ाई के बीच में चाय नहीं पीता है। ये रियलिटी है प्रिपरेशन की। ये रियलिटी है कि आप इसको कॉलेज का एक्सटेंशन मान के चल रहे हो। आपने जस्ट कॉलेज खत्म किया या आप कॉलेज में हो आप, और आप अच्छे कॉलेज से पढ़ के जनरली आए हुए होते हो, आप यहाँ पे आए, आपने देखा फ्रीडम, अकाउंटेबिलिटी किसी के लिए नहीं है, आंसरेबिलिटी किसी को नहीं है, आपके ऊपर चेक रखने वाला कोई नहीं है, घर से पैसे बखूबी आ रहे हैं। तो व्हाट यू सॉ इन इट कि ज़िंदगी जी लेते हैं, बाकी तो ठीक है, कसौल घुमाते हैं यार, उससे मौका मिले कि ना मिले। मेरा एक दोस्त है वो बोलता है कि पेरेंट्स एक तो पहले ये टिंडर का सब्सक्रिप्शन दे देते हैं जो कि लाइब्रेरी है, एग्जैक्टली ओयोग तो खरीद के देते हैं जो कि इनके रूम्स हैं, और फिर खुला छोड़ देते हैं कि आप जो करो, एग्जैक्टली हाँ जाओ एक्सप्लोर करो तो जी ले जिंदगी। हाँ ये रियलिटी है सर। तो 90% बच्चा फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है। एंड इस प्रिपरेशन में कोई कितनी भी अच्छी पिक्चर पेंट करे, सच्चाई ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। वो बेसिक, आप कॉम्पिटिटर तब बनोगे जब आप 7-8 घंटे पढ़ना स्टार्ट करोगे मिनिमम। कोई अगर ये कह दे अरे नहीं 5 घंटे में हो जाता है, वो झूठ बोल रहा है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। आप सिलेबस ही खत्म नहीं कर पाओगे। एवरेज स्टूडेंट को लो तो बिल्कुल ही नहीं होता है, बिल्कुल एक्सेप्शनल होता है। जो एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आपने 2-3 अटेम्प्ट्स दे लिए हैं, आपको सिलेबस सब कुछ पता है, और आप पहले अच्छे एस्पिरेंट हो, ठीक है, जो मैंने कहा कि जेन्युइन एस्पिरेंट हो। तो जेन्युइन एस्पिरेंट कौन है? जैसे अगर मैं प्रोसेस में डिवाइड करूँ यूपीएससी प्रिपरेशन को, तो क्या है ये प्रिपरेशन? बेसिक बुक्स पढ़नी है आपको, PYQs बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, सिलेबस आपको टिप्स पे होना चाहिए, रच के लिखना है, हाँ ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और इसके इन सब के साथ ही साथ आपका क्वांटिफाइड टारगेट होना चाहिए। क्वांटिफाइड टारगेट का मतलब ये नहीं कि पॉलिटी पढ़ रहे हो तो 2 महीने पॉलिटी चल रही है, ठीक है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो देन यू आर अ जेन्युइन कैंडिडेट। अच्छा, तो ये चेकलिस्ट है, फिर इसके साथ आप जो भी करते हो वो जस्टिफाइड है। वो जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि इसके साथ आप कर नहीं पाओगे। नहीं ऐसा नहीं होता, टाइम ही नहीं बचेगा। हाँ, मैं उस पर भी बताता हूँ आपको। हम लोग सोसाइटी में एग्जाम्पल किससे लेते हैं? हम किसको एग्जाम्पल बनाते हैं? एग्जाम्पल जो सक्सेसफुल है, जो हमें ग्लोरीफाइड पिक्चर दिखा सकता है।
जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 12th फेल मूवी आई, ठीक है, उस मूवी में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने ORN में अगर फॉर एग्जांपल 15 बच्चों को मूवी के बारे में बात करते हुए सुना होगा, तो उसमें से 11 या 12 का ये कंप्लेंट था कि मेरे पास श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा या जो भी नाम था उसमें, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, मेरे पास श्रद्धा नहीं है। उनका ये कंप्लेंट नहीं था कि मुझे आटा चक्की में आटा नहीं पीसना पड़ रहा है, उनका ये कंप्लेंट था। मैंने एक और वर्जन सुना है 12th फेल का, कि लोग बाग बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स का पैटर्न जो इवॉल्व हुआ है, तो इसने काफ़ी एस्पिरेंट्स को धकेला है दूर। तो कोचिंग वालों को स्टूडेंट्स तो चाहिए, तो नई स्ट्रीम के लिए ये 12th फेल बना दी, 12th पास होते हैं, नया फ्लो आया ORN में, और ये वो तो बहुत हमेशा बहती रहे। वो तो बहुत थियरीज तो बहुत बनती रहेंगी। रीजन बीइंग कि इंस्टाग्राम वाले एस्पिरेंट्स भी आ गए हैं सर, जो एस्पिरेंट मैंने कोई ना कोई कोर्स खरीदने के लिए, मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे पास 2 बच्चे आए, मैं पर्सनल मेंटरशिप के लिए, उन्होंने मुझसे बोला सर आप पर्सनल मेंटरशिप दे दो मुझे। तो मैंने पूछा आपको क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने कहा एस्पिरेंट्स देखी थी बहुत अच्छी लगी सीरीज। तो मैंने कहा बेटा पापा को फ़ोन करो, कह दो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा तुमसे। तो ये भी चीज़ें हैं। तो बच्चों को ये समझना चाहिए सर कि अगर आप अपना प्राइम दे रहे हो ना, ये नहीं समझते हैं बच्चे कि आप 5 साल यहाँ बिता रहे हो ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हो, आपके पास कुछ नहीं बचेगा कल को। आप यहाँ एंजॉय तो कर रहे हो, लेकिन इस एंजॉयमेंट के टाइम लिमिट है। लेकिन इसका भी कॉस्ट भी 2 टाइप के लोगों पे रहता है। एक देखो, एक गरीब वहाँ से आते हैं, एक अमीर से। अमीर वाले कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, उनका कैरियर अच्छा, कॉलेज अच्छा रहता है, कुछ हो ही जाता है। जो गरीब स्टेटस से आते हैं उनके साथ ज़्यादा दिक्कत होती है। नहीं, लेकिन इसमें आने वाले भी कौन है? लोअर मिडिल क्लास, वही तो। अमीर तो हार्डली, उनको तो ORN में ज़्यादातर है, तो इतने गरीब आजकल एक अच्छा मिक्स है। हाँ, मैं जो देख रहा हूँ, लेकिन आजकल एक अच्छा मिक्स है जिसमें एलिट्स भी आना चाह रहे हैं, काफ़ी एलिट्स है, ठीक है। बट जैसे आपने कहा कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास वाले ज़्यादा है, रीज़न बीइंग कि उनका तो अकेला टिकट ही यही है, ऊपर जाने का उनका अकेला टिकट ही है। लेकिन यहाँ कौन से ऊपर की बात कर रहे हैं? ऊपर स्ट्रेटा में, सोसाइटी में स्ट्रेटा में जाने का वही है, नहीं दूसरे में ऊपर वो नहीं जाना है। तो फिर अब देखिए उसमें इशू क्या आता है कि अभी तक तो आप सुनते थे कि एलिट्स की ज़िंदगी ऐसी होती है यार, ये ऐसे जीते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे लड़कियों के साथ घूमते हैं, ऐसे लड़कों के साथ घूमते हैं, ऐसे मज़े करते हैं, नाइट लाइफ ये होती है। ये हमने सुना हुआ है। Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के जो भी बच्चे आ रहे हैं, या जो बड़े शहरों में रहकर भी छोटे शहर के हैं। जैसे मेरी हमेशा से एक थियरी है कि हर मेट्रो सिटी में 4 सदियाँ एक साथ चलती हैं, ठीक है। एक सदी वो है जो अभी भी पैदल चल रही है, दिन में 10 घंटे पैदल चल रही है, कहीं फैक्ट्री मजदूरी करने जा रहा है। और सबसे आगे की सदी वो है जो रोल्स रॉयस में भी घूम रहा है। तो वो जो 4 सदियाँ एक साथ चल रही हैं ना, उसमें से जो तीसरी और चौथी सदी वाले लोग हैं, वो बेचारे जब यहाँ पे आते हैं तो वो खुद को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक कि यू हैव गिवन अ टॉय इन द किड्स हैंड। जब बच्चे को जो लिखा था खिलौने में, फॉर चिल्ड्रन अबव 3 years ऑफ एज, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उसको समझ नहीं है। तो यहाँ पे जब बच्चा वो आता है ना, वो कैसी लाइफ से आ रहा है, वो जहाँ उसको खाने के लिए भी स्ट्रगल है, स्कूल जाने के लिए स्ट्रगल है, फीस भरने के लिए ज़मीन में बिठा दिया हुआ है, स्कूल तुम्हारी स्कूल फीस नहीं है, ज़मीन में बैठो तुम। वहाँ से वो कट के आता है। तो जब वो आता है तब तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ील है, वो बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है। आते ही वो बेचारा खो गया। क्यों खो गया? दुनिया देखी ही नहीं थी, देखी नहीं दुनिया थी। अब इसमें 2-3 चीज़ें हुई। पहला, कंपटीशन का लेवल उसने इमेजिन ही नहीं किया था। उसके दिमाग में क्या चीज़ है? उसके दिमाग में तो अगर मैं एग्जांपल दूँ, वो इलाहाबाद के बच्चे हैं कि जो ज़मीन पर बैठ के, चटाई पर बैठ के सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं। उनको लगता है किताबें पढ़ी तो हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। वो यहाँ पे आते ही वो भ्रम टूट जाता है कि नहीं बेटा, इससे तो नहीं होगा। सेकेंडली, फिर वो अगल बगल कैसे लोगों को देख रहे हैं जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। इस फेज में एक्चुअली जो ज़िंदगी जी रहे हैं, अब वो बच्चा नहीं कर पाएगा कंट्रोल सर, उसकी गलती नहीं है, ठीक है। वो बच्चा हमेशा उस चीज़ के लिए तरसा हुआ है। उसको भी चाहिए कि 4 लोग मुझसे इस तरह से ट्रीट करें, मुझसे बात करें, मैं भी ये ज़िंदगी देखूं, मैं भी बाहर जाऊं, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, मेरे दिमाग पे कोई प्रेशर ना हो कि घर में दाल पकी है कि नहीं पकी है। और वो जब यहाँ है तो उसने कट ऑफ कर लिया है खुद को अपनी सच्चाई से। दो वो ये नहीं समझ पाता है कि 4 साल बाद क्या, और 4 years शॉर्ट टर्म दिखता है। क्यों शॉर्ट टर्म क्यों देख रहा है वो? क्योंकि सर उसने जो ज़िंदगी में 20-22 साल तक वो पेन देखा है ना, उसको रिलीफ चाहिए उस चीज़ से। तो यहाँ पर रोल किसका आता है? यहाँ पे एक्चुअली रोल आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। मुझे लगता है जहाँ पे जो एक ऐसी फील्ड है जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा फेल हो रही हैं, वो शायद पेरेंट्स का रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, या फिर एक कंटिन्यूस मोटिवेटर्स का रोल प्ले कर सकते हैं। आप बच्चों को रियलाइज़ करवाओ कि बेटा ये नहीं है। जैसे मैं अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दूँ, KSG में जहाँ मैं काम करता हूँ, खान स्टडी ग्रुप में, यहाँ पे 7-8 तरह की आंसर राइटिंग होती है, ठीक है।
अब बच्चा आंसर राइटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मैं इंश्योर कर दूंगा, ठीक है, एज अ मेंटर मैं फ़ोन करके उसको करूँगा। बट एक लेवल के बाद वो बच्चा कितना मोटिवेटेड है या नहीं है, या जब मेरा कोर्स खत्म हो गया उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ, ठीक है, जब वो ORN में रह रहा है बच्चा तो किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है, वो पर्सनलाइज कनेक्शन भी चाहिए एक। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं हर 4 दिन बाद बच्चों को पर्सनल मैसेज भेजता हूँ, अब प्रीलिम्स आने वाला है कि बेटे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे ये फ़ोन करके पूछ लिया कि सर ये रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, क्या करूँ। मैं कहा छोड़ दो। उनका सर 8 साल का रिलेशनशिप है, कैसे छोड़ दो। मैंने कहा दोनों चीज़ को कंपेयर कर लो, कल को IAS बन गया तो वो 8 साल वाली वापस आएगी। रिलेशन UPSC छोड़ दो। नहीं UPSC मैं एक तो छोड़, मेरा खुद का इमोशनल कनेक्ट है UPSC के साथ, सो आई कैन नॉट सजेस्ट दैट। तो ये चीज़ें हैं। अब मेरे हिसाब से कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए यार। एक तरफ आपके लाइफ का ड्रीम है, आप सेट करियर क्यों छोड़ के आए थे, आपके पास भी ऑप्शन था, मतलब ही बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली, आपके पास ऑप्शन था, आप MBA करते, फॉरेन कंट्री में जाके करते, अच्छा खासा पैकेज लेके बैठे होते। आपने 3 साल क्यों दिया, क्यों सेक्रीफाइस करी उन सारी चीज़ों को, सारी लग्जरीज को, वेयर यू कुड हैव एवरीथिंग। आपकी गर्लफ्रेंड भी होती इस टाइम आपके साथ, क्यों छोड़ के आए थे। इसीलिए ना कि ये चीज़ मैं अचीव करूँगा। तो भाई जब इतना बड़ा ड्रीम लेके आए थे तो उसके एवज में, जैसे ये मेरे फादर मुझे बताते थे जब वो अपने प्रिपरेशन के फेज की बातें कहते थे पढ़ाई की, तो उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया कि माता पार्वती को जब शिव जी को खुश करना था तो उसकी स्टोरी ऐसे है कि नारद मुनि ने तो कह दिया माता पार्वती को कि शिव जी आपके पति बनेंगे, लेकिन आपको तपस्या करनी होगी। एंड शिव इज़ लाइक ही इज़ द एपिटोम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एवरीथिंग, कि उनसे बेहतर पुरुष हो ही नहीं सकता है। तो अब माता पार्वती ने तपस्या करनी चालू करी। तो पहले तो नॉर्मल जैसे होता है तपस्या, उन्होंने नॉर्मल तपस्या करी, उन्होंने देखा कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। फिर उन्होंने फास्टिंग करनी चालू करी, पीरियोडिक फास्टिंग, कि 15 दिन में फास्ट रख रहे हैं शिव जी के लिए, नहीं कुछ हुआ। फिर डेली फास्टिंग स्टार्ट करी, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अन्न छोड़ दिया, फलाहार करने लगी वो, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने फलाहार छोड़ा, सिर्फ पानी पी के रहने लगी, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने पानी छोड़ दिया और वो हवा पी के रहने लगी। तो ये जो स्टोरी जाती है वैसे जब वो हवा पी के रहने लगी तब जाके शिव जी प्रसन्न हुए उनसे। तो हार्श रियलिटी पता है क्या है, अगर आपको UPSC करना है ना तो इस लेवल का डेस्परेशन होना चाहिए। एक और हार्श रियलिटी इसमें कि फेमिनिस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं वो तो जो फेक फेमिनिस्ट है ना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, रियल फेमिनिस्ट को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों पता क्या शो करता है ये, दिस शोज द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ अ वुमेन, कि अगर वुमेन डिटरमाइंड है ना कि मैं दुनिया पलट दूंगी तो वो पलट देगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसका मैसेज ये है, ये मैसेज नहीं है कि उसको पुरुष चाहिए, मैस्कुलिन पावर चाहिए इसलिए कर रही है, नहीं। इसका मतलब ये है कि फेमिनिन एनर्जी ने अपनी शक्ति से एक मैस्कुलिन पावर जो कि इतना एडामेंट था उसको पलट दिया। तो इसका रियल मैसेज ये है, ये समझने वाली चीज़ है इसमें। तो ये करना पड़ता है सर UPSC में, जो नहीं हो रहा है। सर एक ही जैसे आपने बोला कि एपिटोम बना दिए UPSC को, बहुत लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं भी बोलता रहता हूँ कि UPSC इज़ नॉट वर्थ इट। हाँ, जितना ये मतलब ठीक है एक लेवल देता है, वो एक वो देता है कि स्पीड वो बूस्ट दे देता है कि आपकी जर्नी को, आपकी इतना सारा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जो आपकी पूरी लीनिएज को करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जितना कंपटीशन है इसमें 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख देते हैं, 1 लाख भी अगर सीरियस हुए और 1000 सीट भी नहीं है, उनमें से IAS तो 100 भी नहीं बनते बिल्कुल। उनमें से जनरल वालों की तो 50 से नीचे में रैंक खत्म हो जाती है। तो ये जो रियलिटी है अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर करो तो इतना डिफिकल्ट नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। या जो सिलेक्शन वाली बाद वाली लाइफ है ना, वो भी कोई दिखाता नहीं भाई, वो क्या कर रहा है स्ट्रगल, उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, बस वो लबासना वाली दिख जाती है। वो भारत दर्शन सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि जितना सोचा मतलब ग्लोरीफाइड है नहीं। तो ये क्या UPSC वर्थ है? शिवजी वर्थ है, लेकिन UPSC क्या वर्थ नहीं है। ब्लैक एंड वाइट इसका आंसर है सर, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है UPSC। बिकॉज इसको देखने का 2 तरीका होता है। एक साइड पे आप रखो अपने सेक्रीफाइसेस, और सेक्रीफाइसेस में क्या, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, इसके साथ में फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल फैमिली सब। हाँ, सबसे बड़ा रोल आता है आपकी फैमिली का। नहीं मतलब पहले UPSC में ये था ना कि अगर UPSC करने तो आपको बहन की शादी, भाई की शादी, सब दिवाली वगैरह सब आपको वो अटेंड नहीं करना। तो आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं इतने, आपने अपने मदर को, आपकी मदर हमेशा कंसर्न है आपको लेके। अब मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ, मैं मदर इज कंसर्न एवरी सेकंड कि ये बेचारा अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर पाएगा। वो मुझसे ज़्यादा दुखी होती है मेरे फेल होने पे, बिकॉज उनको ये लगता है कि अभी क्या सोच रहा होगा।
वो मुझसे बेवजह आके 4 बार मुझसे पूछेंगे चाय पियोगे क्या, बात करने की कोशिश करती है, वो मुझे इंस्पायर कर, शायद मैं उतना खुद से टूटा भी ना हूँ, बट उनको लगता है कि ये इतना ज़्यादा, वो हमेशा आके इंस्पायर करेंगी। मतलब शी स्टडी टिल क्लास 5th ओनली, तो उसमें उन्होंने कोलंबस की स्टोरी पढ़ी थी कि वीर नाविक कोलंबस के टाइटल से वो मुझे बताती हैं, तो वो मुझे कोलंबस के एग्जाम्पल दे रही हैं मुझे बिठा के कि कोलंबस था, उसको कुछ नहीं पता था, बट लेकिन वो वीर नाविक था तो इसलिए वो नाव लेके निकला और उसने नई दुनिया की खोज की। लाइक दिस इज़ हर वे ऑफ टेलिंग मी कि यू शुड नॉट लूज होप, बट उस स्टोरी के पीछे वो अंदर से कितना टूट रही होंगी। और उसके बाद में यूपीएससी को देखो यार कि क्या ये वर्थ इट है कि मैं अपनी मदर को इतना पेन दे दूँ, मुझे नहीं लगता। मैं कभी मुझे अगर पता होता मैं कभी ना देता, बिकॉज शी हैज़ बीन थ्रू अ लॉट। मेरे फादर का एक तो पर्सनल लेवल पे, जिसमें हम लोगों ने शुरू में कहा कि शायद वो थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं, ठीक है, बट उस स्वार्थ के पीछे क्या था, उनका आपको लेके कुछ एस्पिरेशन था। वो हर बार उस एस्पिरेशन को तोड़ना, इज इट वर्थ इट? आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट। अगर आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो ना, आप एक बार कमाना चालू कर दो, या फिर आप एक बार कहीं ज़िंदगी में खुश रहना चालू कर दो, जहाँ 4 लोग सिर्फ उनसे ये कह दें कि आपका बेटा ये है, मैंने देखा था, अच्छा लगा, या फिर आपका बेटा सेटल्ड है ज़िंदगी में, मुझे अच्छा लगा, ही विल बी वे मोर देन हैप्पी। ठीक है, अगर अब्दुल कलाम ना बनते तो भी उनके फादर उनसे खुश रहते अगर वो साइंटिस्ट रहते। ठीक है, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स को वो खुशी मिल रही है। आप यहाँ पे जब 10 साल तक हो, आप फेलियर को फील कर रहे हो, सिर्फ आप नहीं फेल हो रहे हो। मेरी सिस्टर हर बार ये मुझे फ़ोन करके होप के साथ कहती है कि बिल्कुल डरना मत एग्ज़ाम में, तो उसके पीछे क्या है, उसका खुद का डर है। वो बेचारी डर रही है 10 साल से कि मेरा भाई कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये तो जो वर्ड है ना 10 साल, वो ही बहुत स्केरी है कि आप लाइक 8 से 10 साल मतलब दे देते हो लाइफ के। हाँ। आप अगर 60-70 ईयर्स जी रहे हो, 10 साल गए, मतलब चले गए आपके, और उससे पहले बचपना था 15 साल, तो उसमें तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो यानी कि वो जो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ क्योंकि इसके बाद शादी हो जानी है, एक नई ज़िंदगी शुरू हो जानी है, 2-4 साल मैक्सिमम सबके लिए, सारे एस्पिरेंट्स के लिए। तो यार वो तो तुमने लूज कर दिया ना। और सक्सेसफुल इसमें कितने, अब देख के कितने लोगों को आए थे, वो 800 लोग, जो 800 लोग अपने पेरेंट्स को खुशी दे पाए। अगर हम इसको खुश लाइफ माने तो बात की डिफिकल्टीज, जैसे आपने कही, बात की डिफिकल्टीज अगर हम छोड़ देते हैं, तो जो दे पाए ना, उन 800 को देख के 8 लाख लोगों ने अपने पेरेंट्स को बहुत तकलीफ दी है। तो आई विल नेवर कॉल दिस एग्ज़ाम एज जस्ट, आई विल नेवर कॉल दिस एग्ज़ाम एज वर्थ इट। नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर जेन्युइन वो आग नहीं है, मत आओ। आपके अंदर कोई आग जला रहा है ना कि बेटा तुम ऐसे अच्छा लिखते हो, तुम कर ले जाओगे, थूक के बुझ जाएगी। सीरियसली, हाँ बिल्कुल थूकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गुस्से से देख लोगे, बुझ जाएगी। तो दिस इज़ नॉट वर्थ इट यार। मैंने अपने पेरेंट्स को स्पेन में देखा है, आज भी मैं रियलाइज़ करता हूँ। मेरा छोटा भाई है, मुझसे छोटा है, वो लॉयर है वो भी, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है अभी। तो वो मुझसे आता है तो वो शाम को पूछता है कि भैया यार कैसे चल रहा है। तो मैं जितना यहाँ से जॉब करके जाते टाइम मैं जितना अंदर से दुखी या टूटा हुआ होता हूँ ना, मतलब इट में ऑल्सो गो ऐसे बड़ा नेगेटिव सा बंदा है, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं उससे ज़्यादा वो होता है, बिकॉज उसने किस वे में सोचा था मुझे कि ये क्या करेगा, एंड वो मुझे अब किस फेज में देख रहा है। तो वो जो गैप है, समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस लाइफ इज़ नॉट जस्ट आवर्स लाइफ। हम ये मान लेते हैं हमारी पर्सनल ज़िंदगी किसी को क्या लेना देना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी ज़िंदगी नहीं है। सिर्फ आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ना, जब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा भाई मेरा हाथ था, मेरा भाई मेरे साथ हो, मैं फेल हो गया, सबसे पहले हम किसको बताते हैं? भाई बहन को। वी डोंट ब्रिंग दिस न्यूज़ डायरेक्टली टू आवर पेरेंट्स। हम क्यों उनको बताते हैं? बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये मेरा एक पिलर ऑफ सपोर्ट होगा, ठीक है। तो क्या वो बंदा बेचारा इतना दुख बियर करना आप डिजर्व करता है? नहीं करता है यार। मेरे दोस्त के साथ भी ऐसे ही होता है कि वो थ्रू आउट टॉपर है अपने स्कूल में, कॉलेज में। तो बोलता है मेरा वो मतलब अभी 30 ईयर क्रॉस है, उन्हें 5-6 महीने दिया लेकिन उसका नहीं निकला है किसी रीज़न से। तो वो मिला, बोलता है भाई तू अभी तक जॉब नहीं कर रहा है, हमने तो सोचा था तू क्या करेगा यार। मतलब वो जो बोल रहा था वो एकदम एवरेज स्टूडेंट था। मतलब भगवान की तरह समझते थे वो लोग कि टॉपर है तो क्या कर देगा। आज 30 साल का है वो, उसके सारे दोस्त सेटल्ड है, वेल सेटल्ड, अच्छी इनकम कमा रहे हैं, और ये जॉब स्टार्ट करने वाला है। सर इसके साथ अगर हम लाइफ को फेजेस में डिवाइड करें ना, हमारी ज़िंदगी का सेकंड फेज स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जबकि वो हो जाना चाहिए था। जैसे इंडिया ने स्किप किया ना वो फेज उसका, वैसे हम भी स्किप कर देते हैं। तो ये जो न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं अभी, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा? देखिए, पहला मैसेज तो ये है कि खुद से आइए,
अगर आपके अंदर जेन्युइन आग हो ना, तब आइएगा इस फील्ड में, किसी की जलाई हुई आग लेके मत आइएगा। सेकेंडली, जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये याद रखिएगा क्यों आए थे। इस ORN की दुनिया से अफेक्ट मत होइएगा, क्योंकि अगर आप अफेक्ट हो गए तो आप अपने गोल से बहुत दूर चले जाएंगे। एंड थर्डली, एक जॉन एलिया साहब का फिर से मैं शेर कोट करूँगा। उनका शेर है कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो ना होगा, मतलब डॉक्टर्स की मेडिसिन से दर्द बदनाम तो ना होगा। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो ना होगा, तुम दवा दो मुझे मगर इतना बतला दो कि आराम तो ना होगा। तो ये जो पेन वाला फेज़ है ना, आपको गुजरना पड़ेगा उससे। उस पेन के फेज़ में जस्ट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। आप ये मान के चलो कि अगर मैं अपनी पूरी काबिलियत के साथ लगा हुआ हूँ तो आई कैन क्रैक दिस, नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग, नो मैटर व्हाट द अदर एस्पिरेंट्स आर सेइंग। आप उससे अफेक्ट मत होइए, अपने बाहुबल पे, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखिए। जैसे सारे यंग एस्पिरेंट्स कर्ण को अपना आइडियल मानते हैं, तो उसके लाइफ का क्या है मैसेज? हमेशा बाहुबल पे भरोसा रखो। ये वो कहता है ना, सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम में हम, कि मैं कुछ भी हूँ लेकिन मैं अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रख रहा हूँ। तो आप अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखिए। जो मैंने प्रोसेस बताया था, प्रोसेस को ऑनेस्टली फॉलो करिए। एंड अगर आप उस प्रोसेस को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, देन दिस एग्जाम विल डू जस्टिस विद यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ सक्सेस बट इन टर्म्स ऑफ पुटिंग यू समवेयर इन योर लाइफ जहाँ यू कैन बी सक्सेसफुल। सो दैट्स द वे आई लाइक टू पुट इट। मैसेज यही है कि थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन करके आइए कि एग्ज़ाम क्या असली में जानिए यूपीएससी क्या है, और जब आए तो फुल कंसंट्रेटेड एफर्ट दीजिए। और फिर अगर फिर भी नहीं लगता कि ये आपके लिए नहीं है तो निकल भी जाइए टाइम। बिल्कुल। आज पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। हमारे लिए थैंक यू आने के लिए। थैंक यू।